आप देख रहे हैं कि रमजान की हमने डिस्कशन की, हमने देखा 5 बजे सुबह 200% ग्रोथ आ रही है। बनाओ मल्टीपल एड बनाओ, उसको चलाया बनाया और वो हमारा धड़ाधड़ मतलब जो है ना वो निकल रहा है। और ये नहीं हैदर भाई, एग्जैक्टली पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है रमजान का। भाईजान एक बड़ा सा तवा, ठीक है, जिसमें 3 पराठे इकट्ठे। तवे का रिटर्न नहीं, ओवरऑल जो कंपनी की दीगर प्रोडक्ट्स है ना उनका 6-7% तवे का रिटर्न वैसे ही बहुत थोड़ा है हमारा। बट उसके साथ साथ और कम्युनिटीज भी दुनिया के अंदर एक्टिव हो जाती हैं। 1000 रुपए का एक ऑर्डर आ रहा था, वो पिछले 4-5 महीनों में इंट्रोमेटा के बाद 2000 का आना शुरू हो गया कि टिकटॉक ने पहली दफा लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। और उसके नीचे 14 कमेंट से 12 में लिखा था पीपी। आप ऐसे ऐसे तो बहुत कर रहे हैं टिकटॉक पे, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। ये वाला जो है ना, ये अंगूठा, ये प्लेटफॉर्म को आई थिंक कोई भी बंद नहीं करना चाहेगा बल्कि कंट्रोल करना चाहेगा। तो के पीछे आपकी वही बात कि जी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो उससे पहले गूगल के पास नहीं था, आपकी जेंजी आई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। प्लेटफॉर्म नहीं है, साथ उसने ई कॉमर्स को जोड़ दिया, साथ वीडियो ई कॉमर्स को जोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ हमारे पेन पॉइंट समझे कि यार आपको क्या मसला आता है, इसलिए उन्होंने आपके क्यों पेन आता है। पॉइंट्स दिए ना, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट ओपन किया, उन्होंने यहाँ की ऑडियंस उसका डाटा लेना है कि ऐसी सेलें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। सामने एवरीवन, दिस इज अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज की बैठक हो रही है बड़ी जबरदस्त जगह पे, रमजान में। वैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यार शायद हम बैठक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की जो प्यार है, जो कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, हमें मजबूर कर दिया आपने कि हम बैठक रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोगों को पता है। बैरियर डॉल में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कोयटा कड़क चाय के ऊपर। आईफिल टावर पीछे है, वैसे अभी नजर तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे आईफिल टावर है। आईफिल टावर के सामने बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त इनकी चाय है, चाय इनकी बहुत ही शानदार है। इन सबको मधु किया है मैंने, यहाँ पे दूर दूर से आया है और तरावियों के बाद बैठ के आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में। और क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है और आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे यार, सीरियसली हम लोगों को खींच लाए यहाँ पे, कुछ भी करके हम ये करें, वरना हमने डिसाइड किया था पिछले पूरे हफ्ते हमारी बैठक नहीं है। आना जाना मेरा 90 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर है, हम 180 किलोमीटर का सफर तय करें। भाई हमारे गुजरावाला से आए हैं स्पेशल, इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत खींच लाई इसको, इस बैठक के एपिसोड को। और मेरा ख्याल है यार शायद आप लोग कहते थे इसको भी बंद ना करना, लगता है अब हम बंद नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। रमज़ान सीरीज़ हमारी चालू है, आप देख रहे हैं कि रमज़ान की हमने डिस्कशन की पिछली बैठक में, आप लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें मोहब्बत मिली, बहुत आप लोगों ने लाइक किया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की कि ई कॉमर्स में किस तरीके से आप रमज़ान के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज ये जो दो भाई यहाँ बैठे हैं ना, ये दो फनकार जो इन लोगों ने कारनामा किया है, वहाँ से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे दो गेस्ट अभी, दो कुर्सी आपने देखा खाली है, उमर भाई आ रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं वो भी, 1 घंटे से वो भी निकले हुए। उमर भाई है साथ, हमारे फ़हीम भाई आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी मैं उस्मान भाई से और अली भाई से शुरू कर रहा हूँ। गुजरावाला में क्यों शुरू कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि रमज़ान में ना बहुत सारे कारोबार ऐसे होते हैं जो कि थोड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि यार हमारी सेल नहीं आएगी, कारोबार ऊपर नीचे है, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंट होती है ना। फेसबुक का एल्गोरिदम खुद बड़ा चकराया हुआ होता है। वो कहता है कि यार क्या करूँ, ये पीक टाइम इस तरह था, अब नहीं है। हमने देखा 5 बजे सुबह 200% ग्रोथ आ रही है, 6 बजे आ रही है, 5 बजे आ रही है। एग्जैक्टली न्यू कैंपेन लगाएंगे तो वो तकरीबन 8-8 10-10 घंटे तो इन रिव्यू जा रही है। एग्जैक्टली। तो जहां फेसबुक का एल्गोरिदम पूरा हिला हुआ होता है, तो मार्केट्स भी हिली हुई होती है, कस्टमर का सेंटीमेंट हिला हुआ होता है, और सबसे ज्यादा परचेजेस भी होती है। ऐसा भी नहीं है कि परचेजेस नहीं होती, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा सेंटीमेंट डिफरेंट होता है, टाइमिंग डिफरेंट हो रही होती है, पीक और डिफरेंट हो रहे होते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमने आपको जिस तरह लास्ट टाइम भी गाइड किया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप उन पर काम करें तो आप रमजान को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नमूदार ही सिर्फ रमजान में होते हैं। आजकल एक नया व्लॉग आ रहा है सदर के पास ही, वो सोने की वर्क वाली लस्सी, वो जी सिर्फ रमजान में होती है। इस्लामाबाद की बात करें तो करतारपुरा एक पूरा फूड स्ट्रीट है, वो जनाब रमजान में एक्टिवेट होती है। अगर कराची की बात करें तो बोरियों का जो है ना एक पूरा बाजार लगता है, जो कि रमज़ान में रोज़े के बाद लगता है और सुबह सहरी तक चलता है, और सिर्फ रमज़ान के अंदर होता है, और इतना रश होता है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। उसके अलावा पान मंडी के अंदर हलीम बिरयानी वाला लगता है, वो भी रात में आता है, सुबह फजर तक होता है, और सिर्फ रमजान में होता है। और हलीम बिरयानी मतलब कभी कराची वाले शायद ना खाएं, लेकिन रमजान में सारे खाने पहुंचे थे, सब पहुंचे पिछले दिनों तो। बल्कि वो औरंगी टाउन वाली साइड पे, वहां पे भी उन्होंने कुछ शुरू किया है। तो कहने मकसद ये है कि देखें, इट्स इन योर माइंड कि आप क्या समझते हैं। आप एक तरफ समझेंगे ना कि रमजान से सेले डाउन है तो फिर वो सेले डाउन है, लेकिन दूसरी तरफ सोचेंगे तो इन्ना माल उसरी यूसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ऐसी सेलें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा पकोड़े, कचौरी और फ्रूट फरोश, इनकी तो फिर क्या ही कहना है, चांदी हुई हुई है। इन सब के बावजूद एक ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने मार्केट में धूम मचाई है। और क्या मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान अगर उसको ले नहीं चुका है तो एटलीस्ट उसको पता जरूर लग गया है। भाईजान एक बड़ा सा तवा, ठीक है, जिसमें 3 पराठे इकट्ठे। ऐसी जबरदस्त जगह इन लोगों ने मार्केट किया है उस खातून को जिसने सैरी बनानी है, जो सुबह सुबह उठ के उसकी टेंशन नहीं होती थी यार मैंने पूरे घर वालों के लिए पराठे बनाने हैं, मैं पराठे कैसे बनाऊंगी। और वो पराठों के लिए लेट भी कई दफा लेट उठ जाती है। अभी हमारी एक डीवीसी चल रही है जिसके अंदर ना वो लेट हो गई, उठती है और वो उसके जो है ना ससुर कहते हैं कि जी 12 मिनट रह गए हैं बेगम, अब जो है ना अफ्तारी में, तो वो कहती है मसला ही कोई नहीं है, वो 5 मिनट में जो है ना सहरी में 12 मिनट रह गए हैं अब अजान होने में,
तो वो कहती है मसले ही कोई नहीं है, वो 5 मिनट में जो है ना वो पराठे बना के सामने ले आती है। तो सास भी उसकी हैरान होती है कि जी 5 मिनट में कैसे बनेंगे, पहले उसको ताने दे दी होती है, बट शी वाज कॉन्फिडेंट। तो वो इस तरीके के साथ हमने उसका बनाया है और वो बहुत वायरल जा रहा है। अच्छा, और इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी यूनिकनेस इस तरह से कि नॉर्मली हमारे माशरे में समझा जाता है कि तवा तो जिंदगी में एक दफ़ा ही लिया जाता है घर में, और उसके बाद तो तवे की कभी ज़रूरत ही नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी ई कॉमर्स वाला ना तवे को लेकर कभी ज़्यादा फोकस नहीं होता कि हम तवे को भी ऑनलाइन बेच सकेंगे। शायद उसका एक वेट भी होता है, उसका एक साइज़ भी बड़ा, अगर बड़े तवे की बात करें तो। लेकिन अगर बड़े तवे पे हम ये दिखा दें कि वो कितना कन्वीनियंट हो जाता है एक अच्छा एड क्रिएटिव बना के, और वो लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर जाए, तो फिर जादू आपके सामने ही है कि सब लोगों ने कैसे हमारी वो वीडियोस को। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऑनलाइन ना प्रोडक्ट नहीं बिकता, ऑनलाइन आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपकी आर्ट जो आप दिखा रहे हैं ना वो बिकता है। अब किया गया इन्होंने वो प्रोडक्ट जो कि शायद कंपनी ने कहा कि यार ये हमने ना फेक फजूल प्रोडक्ट बना दिया है, ये वो ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है कि गलती हो गई है यार, अब ये बिकेगा नहीं। लेकिन क्या करें, अब एक प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन में एक क्वांटिटी होती है, मिनिमम क्वांटिटी होती है, वो बना के बैठ के नहीं बिक रहा। इन 2 जालिमों के सामने वो प्रोडक्ट आया और इन्होंने कहा ये नहीं बिकता। अब आप देखें ये कैसे बिकता है। भाईजान पूरे साल में इतना नहीं वो बिका होगा जितना 10 दिन में इन्होंने बेच दिया। मैं बात कर रहा हूँ सोनेक्स के एक बड़े से तवे की, जो शायद आपकी नज़रों से भी, आपकी नहीं तो आपके घर वालों की नज़रों से सामने से ज़रूर गुजरा होगा। बड़ा सा तवा, एट अ टाइम जी 3 पराठे आप उस पर बनाए, 3 अंडे बनाए, 6-7 शामी बनाए, अन्नी डाल दिए इन्होंने। यार ये क्या स्टोरी है सर, ज़रा प्लीज़ सोनेक्स की पूरी ये जो है ना बताइएगा। सर स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि लाइक मैं नॉर्मली हर कोई मतलब जितने भी आपके भी व्लॉग्स या जो भी मतलब डिफरेंट लोग थे तो वो सब यही कह रहे होते हैं कि जी रमज़ान के अंदर सेल्स नीचे चली जाती हैं, रमज़ान में एल्गोरिथम डिस्टर्ब होते हैं, जैसे आपने स्टार्ट में बताया। तो मेरा बड़ा एक बागियाना सा एक होता है कि यार क्यों चीज़ें, मतलब ज़रूरत तो है ना किसी चीज़ की, तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसकी ज़रूरत है और उसके ऊपर लोगों को बताओ कि भाई ये ज़रूरत है, उनको दिखाओ और वो चीज़ बिकती है। तो उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखा और मैंने कंपनी से कहा कि जी मुझे इतने जो है ना वो तवे चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने तवे आप क्या करेंगे, मतलब ये तो एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा सर आप ये बना के रख दें, हम बेच छोड़ेंगे। तो वो हमने उसके एड क्रिएटिव्स बनाए, पेन पॉइंट्स उठाए हमने लोगों के क्या क्या मसला आ सकता है और लोगों को सोल्यूशन दिया। मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, हर किसी के साथ आता है, मेरे साथ भी बड़ी सफा ये प्रॉब्लम आया है कि उठे हैं सुबह तो अब वो नहीं है जी, बाजार गया, बाजार से उस टाइम पे पराठे मिल नहीं रहे, तो चाहिए होते हैं और हर किसी को चाहिए होते हैं। तो मैंने उस पॉइंट प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैंने अली भाई से भी डिस्कस किया। मैंने कहा यार इसके एड क्रिएटिव्स बनाओ, मल्टीपल एड क्रिएटिव्स बनाओ, उसको चलाया बनाया और वो हमारा धड़ाधड़ मतलब जो है ना वो निकल रहा है। और मैं थोड़ा सा क्रिएटिव के बारे में पूछना चाहूँगा। मैं साथ थोड़ा सा आता हूँ कि पहले तो भी सिर्फ प्लान में ये था कि शहरी को ही सिर्फ फोकस किया हुआ था कि शहरी में किस तरह से 3 पराठे 3 अंडे स्पीड से बन सकते हैं। तो अब हमने उसको थोड़ा सा ना ये फील किया कि एक अच्छी प्रोडक्ट है और एक अच्छी सेल हो रही है, तो क्यों ना उसको पूरा साल हम सेल करें। अब पूरा साल सेल करने में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आगे जैसे अब हम फोकस करना चाह रहे हैं कि नाश्ते के अंदर जो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग मदर होती है जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, तो अक्सर 2-3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं घर में, तो उनके लिए एक साथ सबके लिए पराठे बनाना, उनको लंच में देना। तो अब ये जो बड़ा मेगा तवा है कि उसमें भी आसानी करेगा। तवा चला दिया भाई उन्होंने, पूरे पाकिस्तान में तवा चला दिया। और जब हमने इसी ब्रांड्स के साथ जब जाके बात की ना कि जब बर्तन हम ऑनलाइन सेल करेंगे तो कहते जी भांडे केड़ा ऑनलाइन लेता वे, तो ऑफलाइन लिख देने तवे की नहीं सकते। और इस तरह की एक बड़ी प्रोडक्ट, तवे की जैसी बड़ी प्रोडक्ट, उसकी तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो वो हमने मतलब उसके ऊपर अच्छा, एक थोड़ा सा ना फनी वाक्य भी हुआ। हमने एक एजेंसी से ना कुछ क्रिएटिव्स बनवाए, तो वो एक बंदे ने क्रिएटिव बनाया और वो काफी अच्छा क्रिएटिव था, 12-12 की सेल पे हमने बनवाया और वो इतना अच्छा क्रिएटिव था कि हमने काफी लंबा उसको खींचा। अब उसका नुकसान सिर्फ उस बंदे को हुआ जिसने वो क्रिएटिव बनाया था, और नुकसान पता क्या हुआ अभी रिश्ते को देखने वाले आए हुए थे। उसका रिश्ता देखने के लिए आए, तो जो उसके होने वाले ससुर थे वो कहते हैं तू काम तो पता नहीं तू की करना है, लेकिन मैंने यार पता लगे तो भांडे भुंडे बेचना, और मैं तेरी वीडियो देखी थी। उस भाई ने मैं फोन किया, उसने कहा भाई खुद आगे लिए मेरे से पैसे वापस ले लो, ये एड क्रिएटिव बंद कर दो, मेरा रिश्ता नहीं होना बड़ी इंटरेस्टिंग माशाल्लाह गुफ्तगू चल रही है। ये फाइनली उमर भाई आ गए हैं और बड़ी मोहब्बत है इनकी, बड़ी दूर से आए हैं। मेहमान खुसूसी और भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है भाईजान माशाल्लाह। आपने पता नहीं, आपके भी शायद घर वालों ने देखा होगा, मुझे मेरी वालदा ने बताया, मैंने एक तवा मंगवाया है, वो एट अ टाइम जो है ना 3 पराठे 3 पराठे उसमें बनते हैं, तवे में ना बड़ा सा तवा है। आपने भी देखा वो? तो वो जो बाहर बैठी ना बर्गर बना रही थी उनके पास अच्छा, इतना बड़ा अच्छा, तो वो तवा था। वो वाला हमने एक अलग से बनाया। इन्होंने ना एक तवा, सोनेक्स का तवा था, वो फ्लॉप हो गया, मतलब फ्लॉप प्रोडक्ट था। उन्होंने कहा ये नहीं बिकता। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है। शहरी के वक्त जो है ना लोग खातूनें वो अक्सर लेट हो जाती है, वो तो उन्होंने कहा जी ये एक ऐसा तवा है जिसपे एट अ टाइम आप 3 पराठे रख के बना सकते हैं। टाइम सेविंग कर रहे हैं। भाईजान 10 दिनों में पूरे साल की सेल कर दी। तो मैं ये बता रहा था Problem रमज़ान के अंदर ना इस किस्म के आइडियाज़, इस किस्म के प्रोडक्ट आप हंट करें। आप देखें अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। एल्गोरिदम बड़ा हिला हुआ होता है, एल्गोरिदम जो है आपको वो लेके आ रहा होता है। तो मैं सर इसमें बताऊंगा, वैसे तो कंटेंट बड़े यूनिक से है, तो कौन सा कंटेंट ऐसा जो कि बहुत ज़बरदस्त चला और किसने आपको सपोर्ट ज़्यादा किया? कौन सी ऐसी हुक लाइन जो है आपने की, वर्टिकल वीडियो बनाई, कोई दूसरी वीडियो बनाई, स्टैटिक पोस्ट थी, क्या थी वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सिंपल है
कि हम ना मतलब बहुत ज़्यादा जो DVCs और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो सेल्स फोकस इतना नहीं होती, वो ज़्यादातर आपको ब्रांडिंग में तो हेल्प करती हैं, लेकिन जो असल सेल वाली चीज़ होती है ना, वो होती है जहाँ पे कस्टमर मतलब यूज़र आपका इमोशनली कनेक्ट हो जाए। अब वो कनेक्ट करने में हमने क्या किया, हमने किचन बड़ा सिंपल दिखाया, उस पर वो सिंपल सा तवा रखा, और उस पर जो असल पेन पॉइंट था ना कि 3 मिनट में 3 पराठे और 3 अंडे, ये उस पर दिखा दिया, ठीक है। और वो एड क्रिएटिव मैंने ऐसे ना वो विजुअलाइज करवाया कि 3 पराठे टिक टिक टिक, 3 पराठे हो गए और टक टक 3 अंडे हो गए उस पर। तो जब वो आपको नजर आता है ना कि हाँ यार ये तो जल्दी हो जाएंगे इसके ऊपर, तो बस वो जो इमोशनली कनेक्शन था ना, उसकी वजह से वो सारा मतलब जो सेल है वो आना स्टार्ट हो गई। इस पे अली भाई आपकी वो जो टाइमिंग थी ना, टाइमिंग बड़ी कमाल थी। वो जो रमजान का आपने वो सारी चीजें की, और फिर ऑब्वियसली बात है ये पेन पॉइंट आपको रमजान में ही आता है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एक का अपना शेड्यूल होता है, मतलब कोई जल्दी जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, तो जब रमजान में सहरी और इफ्तारी ऑब्वियसली इकट्ठी होती है, तो वो इतने लोगों को मैनेज करना आपने ना बेसिकली वो पीक टाइम, वो जो एक पेन टाइम था ना लोगों का, वो आपने कवर किया, जिसकी वजह से आपने माशाल्लाह तभी साढ़े उड़ा दिया पूरी मार्केट से। अच्छा, इसके अंदर ना बड़ा आपने स्मार्टली खेला है, क्योंकि आप जितनी भी मार्केटिंग गुरूज के साथ बैठे हैं, कहीं पे भी आप वर्कशॉप अटेंड करें कोई इस तरह की, तो वो कहते हैं कि यार आप ना कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचो, आप प्रोडक्ट बेचोगे हमेशा आप फेल हो जाओगे। आप हमेशा जो है ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचो, पहले प्रॉब्लम बताएं, उसका सोल्यूशन लेके आए। जैसे हमारी पिछली ब्रॉडकास्ट के अंदर वो आए हुए थे गाड़ी वाले, साइकिल मोटर्स वाले, तो उनका भी यही हो गया था कि मैं जब कंटेंट बनाता हूँ तो मैं प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूँ कि जी ये देखें ये मसला है, आजकल ये मसला हो रहा है, इसका सोल्यूशन मेरे पास ही है। तो आपने भी एग्जैक्टली उसी तरह किया। तो इसके लिए मतलब इस चीज़ से हमारे जो देखने वाले हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो वो ब्रांड जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उनके लिए भी लर्निंग है। वो ये कि यार आप उसको सोचें कि यार क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसा ना हो कि यार एक तो बहुत जेनेरिक प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार ये चीज़ है, उसके लिए वो 100 चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो सोचें कि जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर फेस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन आप जो है ना आपकी वो प्रोडक्ट उसको ये दे सकते साइकिल हैं। मोटर वाला भी ना, या शायद मुझे लगता है कोई अल्लाह ताला की तरफ से उस पर खास मेहरबानी है कि वो हर प्रोडक्ट का सोल्यूशन उसी को मिलता है। अभी वो रिसेंटली टिंटेड ग्लास का भी बड़ा इशू चल रहा था, तो उस पर उसने बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट लॉन्च किया कि आप वो एक बटन दबाएं और आपके ग्लास वो सारे ब्लैक हो जाएंगे, बटन दबाएं आपके सारे वाइट हो जाएंगे। यार क्या वो सोल्यूशन लेके आया है। अब मेरे ख्याल से तो मुफ्त की मार्केटिंग है। लेकिन जो भी मसला आता है ना, तो मसले के साथ सोल्यूशन सोल्यूशन है, लेकिन वहां तक वो माइंडसेट और वो सारी चीजें लेके जाना और वो एक बंदे को मिलना चीजें वो बड़ी मैटर कर रही होती है। यार वलीद, एक बेसिकली बड़ी एक कहावत मशहूर है कि यार एक बंदे की ना नौकरी हो जाती है, ठीक है, तो वो कहते हैं यार तेरी सैलरी कितनी है, वो कहता है जी 10 लाख। वो कहते हैं तूने करना क्या है, काम क्या है, उसने कहा जी सोचना है। सोच रहा है। क्या सोचना है कि यार मुझे वो 10 लाख कैसे देंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट ये है कि यार मैं इनको 10 करोड़ की सेल ला के दूंगा ना, तो ये मुझे 10 लाख सैलरी देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी सैलरी और सेल की एवरेज देखें तो ये 1-2% ही बनती है कि जितनी आप सेल लेके आते हो उसका 1-2% ही आपका HR पेरोल होता है, ठीक है। तो वो मैंने 10 करोड़ की सेल करनी कैसे है, ठीक है। अब वो बंदा इस चीज़ के ऊपर सोच रहा है कि यार मैं अपने बिजनेस में ये सेल कहाँ से लेके आऊँ, क्या मसला बनाया टिंटेड ग्लास का, यार ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। एक सोल्यूशन नहीं चला, दूसरा सोल्यूशन निकाल दिया, दूसरा नहीं चला, तीसरा सोल्यूशन निकाल दिया। जिससे उसने एग्जांपल दी थी बल्ब वाली, ठीक है। यार मार्केट में जो बल्ब थे उनकी फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी थी, मैं बल्ब लेके आया उसकी फ्रिक्वेंसी ये थी। अब मैंने 2-3 बंदों से मैं साइकिल मोटर गया अभी उसके बाद, ठीक है, तो वहाँ पे भी ना 2-4 कस्टमर्स ऐसे आए हुए थे, वो ज़रा लंबा काम था, आगे पीछे लोगों से गपशप लगा रहे थे। उन्होंने कहा यार जो उनके पास चीज़ ये अवेलेबल है ना बल्ब वाली, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। ये बंदा रिसर्च करके ले गया, इसने बनाई नहीं है वो चीज़, चाइना से लेके आया, और वो रिसर्च करके लेके आया। यार 10,000 बंदे हैं चाइना से माल मंगवाने वाले। सर देखें ना उसकी रिसर्च के पीछे तो वो उन्होंने शायद बात भी बताई थी कि आज़ाद चाय वाला ने जिस तरह से वो प्रोडक्ट को किया था, तो उसके बाद 2 साल उन्होंने मेहनत की और 2 साल वो काम करना बड़ा एक स्टेमिना है कि यार आप 2 साल अपनी प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, मैं इस पे ना थोड़ा सा एक पॉइंट डालूंगा। जिस तरह हम बता रहे हैं ना कि रमज़ान जो है ना बेसिकली उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आज हम ये बता रहे हैं कि आपने ना एक चीज़ देखनी है कि किस चीज़ का सेंटिमेंट है। आपको क्या लगता है कि हलीम चावल एक इंसान पूरे साल में नहीं खा रहा, रमज़ान में खा रहा है? क्यों खा रहा है? क्योंकि हलीम चावल वाले ने कमाल नहीं किया, उसको पता है उस टाइम पे बंदे को भूख लगी होती है, तरावियों के बाद जब बाहर निकलता है चाय के अलावा उसके पास और क्या ऐसी चीज़ है कि जो कि लाइट भी हो, क्योंकि भोजल भी हुआ होता है, जरा समोसे खाए हुए हैं, पकोड़े खाए हुए हैं, भोजल भी हुआ है। अब हलीम चावल ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल लाइट और आपका एक जो चुस्की वाला है ना कि वो जो एक जुबान का चस्का है, और वो सारे आप चस्का नहीं चस्का कहेंगे इसको, जुबान का चस्का दूर हो जाता है। तो ये भी आपके दूर। तो आपने ना चीज़ें देखनी है। आप देखें बारिश होती है ना, आपने अक्सर देखा होगा यार, हमारे पठान भाई हैं और दूसरे जो भी ये मेहनत करता है ना इंसान, वो वाइपर लेके भाई सड़क पे खड़े होते हैं। मैंने ये चाइना में देखा था भाई, जैसी बारिश हुई छतरियां लेके वो साइड पे खड़े हुए थे। तो कहने मकसद ये कि आपने ना ये हलचल रखनी है कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अब इन्होंने कोड क्रैक कर लिया कि हाँ भाई फीमेल उनको टेंशन होती है, सुबह उठना है, सबके लिए सैरी बनानी है, टाइम थोड़ा है और पराठे भी सबके लिए बनाने हैं, क्यों ना एक ही टाइम पे बना दें। इन्होंने वो कोड क्रैक कर लिया और ये क्रैक ऐसा किया ना कि ये मुझे लगता है रमजान के बाद भी चलेगा, कुछ और क्रैक कर लेंगे उसके बाद। एक्चुअली हमने उसका क्रैक किया भी, जैसे अली भाई ने आगे बताया। अच्छा, इसके अंदर जहाँ पर आप बात कर रहे थे ना सोल्यूशन ओरिएंटेड होने की, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे ना वो मतलब
जिस भी एजेंसी से, जितने भी क्रिएटिव बनाने वाली एजेंसी से मैंने कांटेक्ट किया ना, उन सब का एक ही पॉइंट था कि वो कहते थे कि जी हम आपका सबसे पहले कंपेटिटिव एनालिसिस करेंगे। मैं उन्हें कहता था कि भाई मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है, वी आर द बेंचमार्क, आप कंपेटिटर एनालिसिस मत करें। कंपेटिटर एनालिसिस के चक्कर में हम सेल्फ एनालिसिस भूल जाते हैं, हम उस चीज़ का पोटेंशियल ही भूल जाते हैं कि यार इस चीज़ को किसी और। अब कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर क्या करता है, वो 4-5 और कंपनीज के एड्स देखते हैं, उन्हीं एड्स को निचोड़ निकाल के उसी तरह का एक और ऐड बना देते हैं कि देखें जी टॉप ब्रांड ये कर रहे हैं। भाई हम भी तो कभी टॉप हो सकते हैं। हॉलीवुड वाले किसको कॉपी करते हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड वाले हॉलीवुड को, और हम फिर बॉलीवुड को जा कॉपी कर रहे होते हैं, तो हॉलीवुड भी तो किसी को कॉपी कर रहा है। उसको इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? तो मेरा ख्याल है कि ये कंपेटिटर एनालिसिस के चक्कर से बाहर निकला जाए और देखा जाए कि प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, उसके पॉइंट को, पेन पॉइंट को समझा जाए, और वही टाइम जो हम लोगों के एड्स क्रिएटिव्स देखने पे स्पेंड कर रहे हैं, वही टाइम हम फोकस होके किसी कमरे में बैठ के स्पेंड करें कि भाई इस प्रोडक्ट को किस तरीके के साथ मार्केट में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आई थिंक ये भी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं हमेशा से ये रहता हूँ कि यार छोड़ दो कंपेटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट को देखो, मसले को देखो, जिसने खरीदना है उसके साथ जाकर डिस्कशन करो और वहां से देखो, डेटा निकाल दो और उसके ऊपर एड बना दो। जी मैं सब शुक्रिया अदा करूंगा जी। कोयटा कड़क चाहेगा माशाल्लाह, ऐसा माहौल उन्होंने प्रोवाइड किया कि हम सुकून से बैठ के हम यही सोच रहे थे। इससे पहले भी 2-3 जगहों पे हम गए, हम कहाँ बैठे, लेकिन ये लोकेशन माशाल्लाह ऐसी ना सिर्फ अच्छी बल्कि अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं। पुराना एक सपना था मेरा, जो मैंने हैदर भाई के साथ हम कराची के टाइम में शेयर करते थे कि यार हम ना बाहर ओपन एयर में बैठ के ना वीडियो बनाते हैं, ठीक है, एक इजी इन्वायरमेंट में आपको। हाँ, तो ये माशाल्लाह आज रमजान के बरकत से पूरा हो गया। हमारा सपना भी पूरा जी हो गया। चाय के ढाबे पे आज हम बैठे हैं और बेहतरीन ढाबा है जी, बेहतरीन चाय है, बेहतरीन ढाबा है, बेहतरीन जगह है और हमें बिल्कुल तंग नहीं कर रहे आसपास, बल्कि कोई आ रहा है तो उसको दूर कर रहे हैं। भाई दूर हो जाए, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पीछे ना तो बास्केट बड़ी हुई थी, लगा उठाओ वो, उनका पीछे जो है ना खराब नहीं आना चाहिए व्यू। अच्छा भाई, जो आप बात कर रहे थे ना, बेसिकली उसमें एक चीज़ ये है कि यार पाकिस्तान में बहुत यूज़र है जो कि फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको आपके मुकाबला किसके साथ है, आपका कंपटीशन कौन है, कंपटीटर कौन है, उसको पता ही नहीं है। उसको फेसबुक पे आपका ऐड दिख रहा है, उसके लिए सिर्फ आप ही हो ये चीज़ बेचने वाले, ठीक है, और उसने आपके उस ऐड को देख के फैसला करना है यार मुझे ये चीज़ लेनी है नहीं लेनी। Exactly. उसकी हुक क्या है, वो आपके ऐड क्या है, आपकी प्राइसिंग क्या है। अब वो प्राइसिंग लेट्स सपोज आप 5,000 का बेच रहे हो एग्जाम्पल, उसको पता ही नहीं है यार मार्केट में 4,000 का भी है, ये 3,000 का भी है, ये 2,000 का भी है, ठीक है। हम अक्सर ये सुनते हैं ना, हम मतलब एज एजेंसी भी काम करें ना, अपने क्लाइंट को भी कहानी सुनाते हैं यार आपकी प्रोडक्ट ना महंगी है, दूसरा ब्रांड है बड़ी सस्ती बेच रहा है, ठीक है, जो कि बहुत हद तक एक गलत बात है। हाँ जी, ठीक है कि यार बहुत सारे कस्टमर जिसको दूसरे ब्रांड का पता ही नहीं देखा ही है, पहली दफा, ऐड ही पहली वो दफा जिंदगी में फर्स्ट टाइम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो आपकी वाली चीज़, और सेकेंडली आप फेसबुक के ऊपर जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, वो जाके सर्च नहीं करता, वो गूगल का कस्टमर है, ठीक है, जिसने जाके तीन पराठे वाला तवा लिखना है और उसको नीचे 4-5 ऑप्शन मिल जानी अगर है तो। और अमर भाई है ही नहीं। कंपेटिटर एनालिसिस में जाते, आप कंपेटिटर एनालिसिस में जाते तो किसी ने एक तवे का ऐड कभी बनाया ही नहीं था। हाँ, लगाया ही नहीं। कंपेटिटर एनालिसिस से मिलना ही नहीं था। दवा खरीदते ही नहीं है भाई जिंदगी में, एक ही बार भाई, यहाँ खरीदा है, वो पे- काला स्या हो गया लेकिन वही चल रहा है। यहाँ पे जो वो फेसबुक वाला भी लॉगरिथम है वो भी फेल हो जाता है कि आपने एक दफा ऑर्डर परचेज कर लिया तो दोबारा फिर उसी तरह की एड्स आएंगी, वो है ही नहीं मार्केट आएगा किस तरह? इन्हीं की हमारा ही इसका- ऐड बार-बार इन्हीं का ही आ रहा है। सबको हमारा ही ऐड नजर आ रहा होता है और वही खरीदने। भाई जो नंबर का इन्होंने तवा बेच दिया, हम बता नहीं सकते अभी नंबर, लेकिन भाई बस अच्छा चलो, मार का असर कर लिया नंबर पे उन्होंने। नहीं आते, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तवे का साइज कितना है? तवे का साइज 51 सेंटीमीटर है, वो- काफी बड़ा साइज है। like, अच्छा, इसके लॉजिस्टिक में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही आराम से जा रहा है। इसका वेट कितना है? वेट इसका है कोई 5 किलो। 5 किलो का एक तवा, ठीक है। अब आपका जो नॉर्मल एवरेज जूता भी बेच रहे हो तो जो अंडर 1 kg होता है, नॉर्मली तो अंडर 1 kg सारे सीओडी का ठीक है, तो आपका जो COD है नॉर्मली 90% आप कह लो यार वो अंडर 1 kg है, हाँ जी, ठीक है। अब और आप हमारा रिटर्न भी सर कुछ 6% है रिटर्न हमारा, 6-7%। लेकिन तवा मिल ही नहीं रहा कहीं से, क्यों रिटर्न करेगा वो जो 6% है ना वो कुरियर नहीं तवे का किया, रिटर्न नहीं है वो हमारा, कस्टमर ने नहीं किया। तवे का रिटर्न नहीं, ओवरऑल जो कंपनी की दीगर प्रोडक्ट्स है ना उनका 6-7% रिटर्न। तवे का रिटर्न वैसे ही बहुत थोड़ा है हमारा। क्योंकि देखो वो एक तो रिटर्न ये होता है ना कि यार वो कस्टमर को कहीं और से तवा नजर आया जब कहीं और है ही नहीं। रिटर्न से ना एक बड़ी कहानी है, मैं सुनाता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं जरा चाहूँगा हम फ़हीम भाई को इंट्रोड्यूस करवाएं। फ़हीम भाई इज़ वन ऑफ द गुरुज। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में गुरुओं को एक लेवल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे आज भी याद है, हम कराची में थे, हमारा पहला इवेंट था लाहौर के अंदर, पीसी के अंदर, और हम लोग सोच रहे थे यार क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह रहेंगे। ये बंदा है, इसने ना सिर्फ अपने हाथ पे लाए बल्कि कहा कि भाईजान ये मेरा घर है, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं रहेगा, मेरे घर में रहेंगे हम। मुझे आज भी याद है, इस्माइल ब्लॉगर, मैं, आप और मेरे ख्याल है वो साकिब अजहर साहब का सबसे पहला इवेंट था जी, जिस पे हमने साकिब भाई के साथ वो इवेंट किया था, और साकिब भाई बेसिकली लॉन्च हुए थे जिस इवेंट से, तो वो इवेंट था। आज भी प्रो पाकिस्तानी पे उसका आर्टिकल लर्निंग विद अर्निंग का, तो सारे गुरु जो है इनके पास ठहरे थे, मेहमान नवाजी इन्होंने इतनी की। अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा फैसलाबाद में इनका बहुत बड़ा नाम है, गोवर टेक्सटाइल के साथ बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो फ़हीम भाई वेलकम करते हैं आपको, काफ़ी अर्से से मधु कर रहे थे, आज आप आई गए हैं सर, थैंक यू भाई बड़े बंदे बहुत हैं, शुक्रिया बस टाइम नहीं होता। आपका हमेशा से इंट्रोडक्शन तो करवाने का जो अंदाज है और जो अल्फाज हैं वो तो सेम ही है और खुशी होती है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, उमर उठा कर ले आया हमेशा की तरह। जी जी। ओके,
भाई मैं मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान हम देख रहे हैं कि चले पाकिस्तान में और इस तरह एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस है, तो बाहर भी क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा होता है अमेजोन पे और इस तरह की जो फेसबुक की एल्गोरिदम्स है वहाँ पे शॉपिफाई के लिए भी ड्रॉप शिपिंग के लिए भी चेंज हो रहे होते हैं, या वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता ये इसका? नहीं हैदर भाई, एग्जैक्टली पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है रमज़ान का। और ऑब्वियस बात है, जो मेन आपकी ऑडियंस है वो तो मुस्लिम कम्युनिटी है, बट उसके साथ साथ और कम्युनिटीज़ भी दुनिया के अंदर एक्टिव हो जाती हैं इस इवेंट को लेके। तो ओवरऑल जितना भी आपका ई कॉम का बिजनेस है वो हाइप पकड़ता है और अपने हाई एंड पे जाता है। ज़बरदस्त। चाहे वो अमेज़ॉन, कोई भी मीडियम, कोई भी चैनल, कोई भी आप ले लें पूरी दुनिया के अंदर, तो बिज़नेस तो इस वक्त में माशाल्लाह सबका ही तेज़ है। अच्छा, जो फ़हीम भाई की बात है ना, उसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उमर भाई ने पिछली बैठक में एक बताया भी है। वो ये कि जब अभी ईद का या जो भी सीज़न चल रहा है ना रमज़ान का, गोरों को भी पता है यार ये जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं ना, इनकी ईद आनी है, तो वो उनके लिए शॉपिंग कर रहा होता है कि यार मैं इसको ईद पे गिफ्ट दूंगा। तो मुसलमान तो अपने लिए शॉपिंग कर ही रहा है, लेकिन वो गोरा सिर्फ इसलिए शॉपिंग कर रहा है कि यार मैंने अपनी ये जो, हो सकता है कि किसी कंपनी का ओनर हो, उसकी कंपनी में कोई 100-50 बंदा हो, या हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल हो उनका, तो अपने दोस्तों के लिए जो है ना वो गिफ्ट ले रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो भी, क्योंकि गोरों में बहुत रिवाज है गिफ्ट देने का ना, एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो लोग अगर जैसे पाकिस्तान में भी कोई ट्रैवलर है, वो पाकिस्तान आया हुआ है, तो जब जा रहा होता है ना, तो भले वो छोटी सी टी शर्ट लेके जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट की शर्ट लेके जाएगा, कोई फ्लैग लेके जाएगा या सुवीनियर जो भी लेके जाएगा, लेकिन अपने सारे दोस्तों के लिए ना वो लेके जाते हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि यार रमज़ान है तो ये मुसलमानों का एक इवेंट है, बिल्कुल है, हमारे लिए तो मतलब साल की सबसे बड़े महीनों में से एक है ये, तो हमारे लिए एक है ही। लेकिन जो दूसरे लोग भी हैं ना इंटरनेशनली भी, तो वो भी इसकी इफादियत को समझ रहे होते हैं, और फिर वो गिफ्टिंग वाला एक सिलसिला चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, गिफ्ट में अपनी जगह पर है, लेकिन बाकी अगर आप देखें ना, अभी ये मार्च में ईस्टर्न आ जाएगा, तो उससे पहले क्रिश्चियन भी रोज़े रखते हैं, और वो सारी और इस तरह की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में ये चल रहा होता है इस टाइम पे ना। तो और माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है इस वक्त बिज़नेस पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप देखेंगे सऊदी की मार्केट को अगर आप देख लें, ठीक है, तो इस वक्त कमाल बिज़नेस चल रहा है ऑनलाइन का। मतलब कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको हम देख रहे हैं, स्पेशली टेक्सटाइल के अंदर, जो पूरे साल के अंदर सेल करते हैं, वो आप समझें कि महीने के अंदर वो उससे डबल सेल करते हैं। कि वहाँ पे इस इवेंट के ऊपर ईद आएगी, रमज़ान के बाद ईद है, तो लोगों ने अपने घर के अंदर डेकोरेशंस भी करनी है, उन्होंने अपनी बेडशीट्स भी चेंज करनी है, टॉवल्स चेंज करने, सारी चीज़ें। तो अच्छा भला बिज़नेस जो है ना सऊदी अरेबिया में, और बल्कि इवन के पूरे गल्फ़ में, अगर आप कहें ना कि पूरी दुनिया में, क्योंकि देखें ईद का ना टाइम वो होता है कि लोग न सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहे होते हैं, जूते ले रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं, घर को भी रेनोवेट करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है जी, नया पेंट हो रहा है, नई बेडशीट्स आ रही हैं, डेकोरेशन के लिए सब चीज़ें, हर तरह की ईद की चीज़ सफाइयाँ चल रही होती हैं तो घरों में एक सब तरह कुछ से। जो है वो पूरा ओवरऑल उसके अंदर कोई ऐसी कैटेगरी, कोई ऐसी निश नहीं है जिस जो रह गई हो इसके अंदर। बिजनेस ना हो और रहा हो। दूसरा ये कि बहुत से ब्रांड्स, हम तो खुद भी जिन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हमारा जो साल का टारगेट होता है ना, उसका कोई 30-40% हम इस एक महीने से निकालते हैं सिर्फ। तो वो जो इस महीने का लेवल है वो अलग ही है। देखिए अपना जहांगीर भाई, जो मुस्लिम कम्युनिटी है या आबादी है पूरी दुनिया में, वो तकरीबन 2 बिलियन है, ठीक है। 7 बिलियन में से आपकी 2 बिलियन मुस्लिम है। और एक चीज़ और देखिएगा, इस दफ़ा रमज़ान की जो मुबारकबाद थी वो डोनाल्ड ट्रंप से लेके, वो कनाडा के सदर से लेके, और उसके वज़ीर आज़म से लेके, यूके के डिफरेंट, वो लोग भी, उनको भी पता है कि यार हमारे पास मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो आपने बात की कि यार वो सिर्फ मुस्लिम उसको नहीं मनाते, वो फिर अदर कम्युनिटीज़ भी उसे, देखिए आपको मार्केटिंग है, ठीक है। ये फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ये इवेंट्स क्या हैं, ठीक है। ये पिछले को 8-10 साल, 20 साल में मशहूर हुए हैं, कि उससे पहले लोग माओ से प्यार नहीं करते थे, ठीक है। ये इजाद किसने की है? ये मार्केटर्स ने Marketing इजाद की है companies ने। अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, कि यार एक दिन आपने निकाल दिया, यार ये मदर्स डे है, इस दिन तो सिर्फ माओ के लिए आप चीज़ें खरीदेंगे। वही चीज़ें पूरा साल नॉर्मल भी बिकती हैं, पर उस दिन वो स्पेशल उसके साथ टैग कर दिया, ठीक है। तो जो नॉन मुस्लिम है वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं कि यार मुसलमानों ने बाइंग करना है, यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है। तो हम उसके सेलिब्रेशन की माध्यम में अपनी चीज़ें बेचें, अपना बिजनेस चलाएं, ठीक है। और पाकिस्तान में भी यही होता है यार, पूरी दुनिया में आई थिंक इसी तरीके से चल रहा है। आपका सब, जिस जहांगीर भाई ने कहा, सबसे बड़ा इवेंट है, ठीक है। अब उसके एक्सपेक्ट्स देखें आप, लोगों ने ईद के लिए बाइंग करनी है, ठीक है। हर बंदे ने नए जूते, नए कपड़े वो खरीदने हैं, घर का फर्नीचर लोग चेंज करते हैं, घर पे पेंट करवा रहे हैं, डेकोरेशन लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने घर के लिए वो रमज़ान मुबारक वाली वो जो डेकोरेशन थी, वो 4 वेबसाइटों से ऑर्डर की, ठीक है, रमज़ान से को 1.5-2 हफ्ते पहले, और जब वो मुझे नहीं मिली, मैंने कॉल किया, सर स्टॉक खत्म हो गया। तो आपने पहले ही टेस्टिंग करके 4 वेबसाइट से ऑर्डर कर ली थी। मैंने ना एक जगह से ऑर्डर की, वो एक जगह से मुझे वो राउंड वाला मिला, एक जगह से लाइट वाला था, वो डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने कहा 3-4 जगह से ना, वो मेरा पूरा हो गया कि यार बच्चों के लिए ज़रा वो डेकोर करें, कमरे को आप जो रमज़ान का स्पेशल बनाएं, ताकि वो घर में एक वो फीलिंग आए, ठीक है। बट वो कहीं से भी रिसीव नहीं हुआ। मैं सबको मैसेज किए, कॉल किए, बोले जी स्टॉक आउट हो गया, ख़त्म हो गया।
वो गल्फ जो आप कह रहे थे ना, गल्फ कंट्रीज, आप गल्फ के अंदर, चूंकि वो मेरी कुकवेयर की जो हमारी नीश है तो उसमें मैं वर्किंग काफ़ी कर रहा हूँ, तो गल्फ के अंदर जितने भी अरब है ना, रमज़ान के अंदर वो अपना पूरे का पूरा किचन का जितना सामान होता है वो चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ तो है ना, दादी ने बर्तन लिए थे तो अभी तक चलते आ रहे हैं, वो 10 किलो की पतीली थी 7 किलो गिरा गया, वो 3 किलो किधर गया, वो पेड़ में चला गया। तो वो हर साल अपने किचन के बर्तन चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं बरकत आती है। कहते हैं जिसमें 10 लाख का खाना पकाया है तो 10,000 के बर्तन नहीं आप बदल सकते। तो हर साल पूरे अरब के अंदर बर्तन पूरे के पूरे किचन के और सारे जितने किचन की चीजें वो चेंज कर देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा गल्फ के अंदर अगर आप मतलब इस चीज़ों के ऊपर वर्किंग करें और अगर आप सेल्स भी कर रहे हैं, हम भी आगे प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर करने का, कि वो पूरे का पूरा किचन बदल देते हैं। चलिए ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक वन पॉइंट ये कि हमने एक मिथ आज दूर की है कि रमज़ान में डिमांड कम नहीं होती, बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी। दूसरा, कुछ ऐसी कैटेगरीज और नीश प्रोड्यूस हो जाती हैं कि जो आती ही सिर्फ रमज़ान में, अगर उसको बंदा कैटर कर ले तो फिर सारा साल बैठ के खा भी सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ ये है कि अब आपने अपने कंटेंट को किस तरह से लेके चलना है रमज़ान में, ताकि आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकें। जिस तरह अभी जहांगीर ने बताया कि सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी खरीदारियां कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी परचेजिंग हो रही है। सिर्फ कपड़े नहीं, क्रॉकरी भी खरीदी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा इसको। अच्छा, अब कॉन्टेंट में हम आते हैं। कॉन्टेंट में सबसे पहले बात करते हैं मेटा की। एड्स, एंड्रोमेटा वैसे मेरे ख्याल आजकल खुद परेशान होगा, ये क्या हो रहा है भाई? बहुत ज्यादा परेशान हो ये क्या गया। हो रहा है? एंड्रोमेटा तो आप पूछ ही ना रहा क्या कर रहे हैं। सीरियसली एंड्रोमेटा को जो सीधा हुआ है ना, वो ये रमजान में हुआ है। ऐसे लितर पड़े ना उसको अल्लाह की तरफ से कि वो एल्गोरिदम उसका सेट हो गया। पहले 2 दिन जरा परेशान हो गए थे हम मेरे लोग। ख्याल से सॉरी हैदर भाई, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस तरह हम लोगों ने और हमारे बड़ों ने वो फायरवॉल वाला डिसीजन वापस लिया ना तो आई थिंक वो फेसबुक में भी वापस नहीं लिया, वो दोबारा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सेकंड फायरवॉल भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे। अच्छा, उसकी नहीं एक उसके रीजन बगैर है, नहीं है। उसकी एक रीजन है 5G का लाइसेंस इन्होंने भी हाँ जी, वो- निकालना है। तो उसके लिए बहुत सारी जो बिटिंग थी, जिस तरह अभी हम आप अच्छी बातें करेंगे। हाँ, तो बिटिंग के लिए अब- थोड़ी प्रॉब्लम अब आई। उन्होंने घर कहा जाना भाई हम लोगों नेट ही नहीं चलता, ऐसी की 5G लाइए। तो वो थोड़ा सा जरा उसके ऊपर है। फायर वाल इधर ही है। कौमी मफाद के जी जी, इसी तरह कौमी मज़ीद मफाद तरह। के हाँ, उसके लिए होगी। अच्छा, खैर, पर आप- गैर सियासी, हाँ, गैर सियासी, गैर गैर सियासी। सियासी। जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि यार, आई थिंक रमज़ान के पहले दूसरे दिन से जो मेटा 180 डिग्री के ऊपर गया है ना, ठीक है कि सर, जो ठीक है। पहले जो एक ऑर्डर मुझे वो 6 महीने पहले एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा था, वो पिछले 4-5 महीनों में एंड्रोमेटा के बाद 2000 का आना शुरू हो गया, और अभी वो को 200-300 का आना शुरू हो गया। ऐसे आपकी तो शादी हो गई। बट नहीं, बड़े अरसे बाद यकीन मानो लोगों ने एक दूसरे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि यार ये देखो वापस 40 रुपए में परचेज आना स्टार्ट हो गया। तो वो वाकई ये आई चेंज थिंक है। एक तो यार रमजान में बाइंग इंटेंट हाई हो ज़्यादा जाता रहता है, है, बहुत हाई ठीक है, वो एक चीज़ है। ठीक है, दूसरी जो मुझे लगता है कि यार उन्होंने वाकई उनके फेसबुक की पिछले 3-4 महीने से हमको डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी अटेंड किए थे, तो वो स्पेसिफिकली रमज़ान के ऊपर थे। जिसमें टिकटॉक वाला आपका भी था, वो भी रमज़ान स्पेसिफिक था कि यार दे आल्सो नो कि इस रीजन में ये रमज़ान सबसे बड़ा इवेंट है। ठीक है, तो माइट भी उन्होंने कुछ अरसे के लिए वो अपनी फायरवॉल को, एंड्रोमेटा को पॉज की है कि यार इसको रोके ही, इनका सीजन गुजर जाए। हमने जो नुकसान किए हैं वो ऑब्वियसली यार हम लोगों ने अपनी स्पेंडिंग कम करना शुरू कर दी। यार फेसबुक पे ऑर्डर ही नहीं आ रहा, लाख रुपए डेली का लगा रही है, 30,000 की डेली की सेल आ रही है, 70,000 रुपये जेब से भर रही है, तो यार को कट कर दो। गूगल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर कहाँ ऐड वो अपने बजट को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो उनको भी शायद थोड़ी शक्ल मौत आई है, और उन्होंने भी थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करना शुरू किया वैसे backend के ना ऊपर। टिकटॉक भी थोड़ा थोड़ा सियाना होता जा रहा है। एक टाइम पहले था कि टिकटॉक ना बस चल जाता था, कुछ भी चला दो ना तो कोई एक क्लिक भी थोड़ा सा चल जाता, वो इतना चल जाता था कि वो पूरे महीने की सेल सीधी कर देता था। यार अब वो टिकटॉक सियाने हो रहे हैं। टिकटॉक आपका, मुझे जो लगता है ना, वो एक टाइम में आपके ये फेसबुक और गूगल को सबको खा जाएगा। ठीक है यार, देखो फेसबुक 2006 से चल रहा है, ठीक है, या आप कह लो यार 2008-9 से उन्होंने अपनी मार्केटिंग एल्गोरिथम्स बनाना शुरू की है, तो उसको 13-14 साल हो गए हैं शायद, जैसे ज़्यादा हो गए हैं। टिकटॉक को बने हुए आपके 4-5 साल हुए हैं, 6 साल हुए होंगे। ठीक है, तो वो भी सीख रहा है। ठीक है, वो अपना डाटा को जमा कर रहा है, वो ऑडियंस के बिहेवियर्स को जमा कर रहा है, और जब वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके लॉन्च करेगा या वो उसका सिस्टम मैच्योर हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर वो ये फेसबुक को भी खा जाएगा, फिर वो आपके गूगल को भी खा जाएगा, आपके यूट्यूब को भी खा जाएगा। उसकी रीजन है ना, आपकी टिकटॉक की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। अब जिस तरह आपकी जेनजी बात करती है कि हम लोग तो फेसबुक चलाते नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट है ही नहीं, अब उन लोगों का टिकटॉक पे अकाउंट है, उन लोगों का स्नैपचैट पे अकाउंट है, उन लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। ठीक है, तो आपकी टिकटॉक की ऑडियंस वहां से आ रही है। फिर जिस तरह पिछले दिनों था कि जी बहुत नॉन सीरियस बायर्स हैं आपकी, वो सारी चीजें, लेकिन टिकटॉक ने उस चीज़ को बड़ा कवर किया। फिर आपकी पाकिस्तान मार्केट उसने ओपन की है, तो यहाँ पर लेके आया, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भी मेटा अपनी टेस्टिंग्स कर रहा था, तो मेरे ख्याल से तो सबसे कन्वीनियंट हमारे लिए टिकटॉक ही रह जाना। और फिर ना मुझे लगता है कि चूंकि हमारी भी वो जो रीजनल उसकी टीम है उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, ये पहली दफ़ा है कि रीजनल टीम्स टिकटॉक की जो है वो यहाँ आई हैं, और ऑन ग्राउंड ब्रांड्स के साथ उन्होंने मिल के ना उनके पेन पॉइंट, हमसे जो मीटिंग हुई, जो भी हमारी बातचीत हुई 1-1.5 घंटे की, उसमें उन्होंने सिर्फ हमारे पेन पॉइंट समझे कि यार आपको क्या मसला आता है, उन्होंने आपके क्यों पेन आता है। पॉइंट्स लिए ना, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट ओपन किया, उन्होंने यहाँ की ऑडियंस उसका डाटा लेना है कि आप लोगों को क्या इश्यूज थे या क्या चीजें थी, आप लोग किस तरह से पहले काम कर रहे थे, तब क्या इश्यूज आ रहे थे, अब क्या इश्यूज है। अब वो पाकिस्तान की मार्केट ओपन किया, मैं
बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, उनको बड़ा फ़ायदा भी हुआ है इस चीज़ से, पाकिस्तान की मार्केट ओपन करें। अब जब पिछले दिनों में आपके मेटा ने ये सारी चीज़ें स्टॉप की थी या ऑर्डर्स आपके रेट इंक्रीज़ कर गए थे, तो आपकी वो ऑडियंस या जो न्यू भी आ रहा था तो वो आपके मोस्टली टिकटॉक पे शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपकी गूगल एड्स तो बहुत कॉस्टली आपको वो पड़ती है। और जाहिर बात है जो न्यू एंटरप्रेन्योर है या जिसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया वो स्टार्टिंग में तो गूगल पे नहीं जाता, उसको ऑब्वियसली गूगल का लॉगरिथम ही नहीं समझ आता, क्योंकि वो इतना ईजी टू वो अंडरस्टैंड नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा सा गूगल को समझना और उसको चलाना। अच्छा मैं अच्छा मैं आपको ना एक आज बड़ी टेक्निकल, अच्छा ये से जहांगीर ने बात की ना कि वो आए, वैसे हमें भी शक था कि ये ऑफिशियल है या ये 2 नंबर है। पहले हमने उनकी प्रोफाइलें चेक किए जाके, वो वाकई ऑफिशियल थे, क्योंकि आए नहीं ना इससे पहले कभी मेटा आ रहा है, गूगल आ रहा है, टिकटॉक कभी नहीं है, लेकिन टिकटॉक वाकई बड़ा सीरियस। और ये बात इसने बिल्कुल ठीक की है कि जो हालात चल रहे हैं इंट्रो मेटा के, अब हम बड़ी टिकटॉक पे शिफ्ट किए। लेकिन आज बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जितना भी शिफ्ट हो जाए बिजनेस, जितना भी वो हो जाए, टिकटॉक और मेटा में जो एक गैप है वो हमेशा रहेगा, एटलीस्ट 50% का। आप पूछेंगे कैसे? आप देखिएगा आपकी जो भी टिकटॉक से आ रही है ना परचेजेस, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा मेटा इंस्टाग्राम से कम होगी, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ जेन जी, दे हैव अ लेसर पॉकेट्स एंड दे आर अ लिटिल नॉन सीरियस, आपके रिटर्न भी ज़्यादा होगी। मेटा और इंस्टा पे आपकी मेच्योर ऑडियंस है एंड दे हैव हाई पॉकेट्स, इवन सम हैव 6 पॉकेट्स, तो उनकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना वो हमेशा ज़्यादा होगी। अच्छा फिर इसी पे हम आ जाएंगे कॉस्ट पर परचेज पे। किसी को लगता होगा यार टिकटॉक सस्ता है और मेटा इंस्टाग्राम महंगा है, नहीं, टिकटॉक आपको कोई 100-150 रुपये उसे महंगा पड़ रहा होगा। हाँ कुछ कैटेगरीज में ज़रूर जो कि आपकी बास्केट साइज होगी ना 1500-2000 से नीचे की, उसमें सस्ता पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा जिसकी बास्केट साइज है, जिसकी मैं कहूँगा 2500-3000 की बास्केट साइज है ना, उसकी कॉस्ट पर ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये दोनों डिफरेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कह लेना। बिल्कुल। अच्छा हैदर भाई, आपकी बात से थोड़ा सा ना इख्तलाफ नहीं है, बट एक छोटा सा ना एक नया रास्ता उसमें से निकलता है। मुझे जो लगता है ना, टिकटॉक ने अभी सेग्रीगेशन और पूलिंग करना स्टार्ट नहीं की अपनी ऑडियंस की, कि यार 10,000 वाली प्रोडक्ट का ऐड किसको दिखाना है, 8,000 वाला किसको दिखाना है, 1500 वाला किसको दिखाना है, ठीक है। ये वाली चीज़ गांव देहात में चलती है, ये वाली चीज़ बड़े शहर में चलती है, और बड़े शहर में भी बहुत सारी डिवीजन है, ठीक है। लाहौर शहर की अगर आप करें तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे 10,000 एवरेज बास्केट साइज़ है, और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे 500-600 है। ये वाली चीज़ जिसमें टिकटॉक करना शुरू कर देगा ना, तो आपकी ये जो ऑर्डर कैंसिलेशन और एवरेज बास्केट साइज है, तो ये उसका हल भी निकल आएगा। लेकिन और ये ये तो तब बहुत करेगा- दूर है ना फिर मेटा से, तो ये मैं मेटा को इतनी जल्दी तो नहीं खा वही सकता। आगे आने वाले सर, 4-5 हैदर सालों में भाई, जिस तरह वो भाई कहते हैं एक प्रोडक्ट 25 साल से चल रहा है और उसने काम ही नहीं चीज़ों के ऊपर किया, और एक अभी आके स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको वो टाइम लगेगा उस रेस तक पहुंचते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है ना, पहले जैसे कि वो सिर्फ पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर सकते थे, पूरे पाकिस्तान में ऐड चलता था, फिर आज तक तो स्टेट वाइज सिटी वाइज करना शुरू सिटी वाइज अच्छा हाँ वाकई सिटीज भी अभी सारी मेटा की है ना, वैसे ऐड नहीं है। हाँ। लेकिन सिर्फ सिटी आप लोग अब देखिए मेटा के ऊपर आप एक किसी कोयटा कॉफे का वो पिन ड्रॉप मारो और 1 किलोमीटर यहीं पे ऐड दिखाओ अपना, ठीक है। तो आई थिंक ये टिकटॉक बाय टाइम इसको चीज़ों को रिवील करेगा और ऐड करेगा और अपने सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करेगा। अच्छा एक और मेरा इसमें भाई ने, मैं उसमें आपकी गाइडेंस भी चाहूँगा, वो ये कि टिकटॉक में ना अभी सिर्फ एक मीडियम है ऐड दिखाने का, वो है वर्टिकल वीडियो, जबकि मेटा पे कैरोसल्स हैं, फीड एड्स हैं, डायनामिक एड्स हैं, फिर उसके बाद आपके कैरोसल, मैनुअल कैरोसल, फिर उसके बाद वो एक कलेक्शन एड है। तो ये भी एक मैं टिकटॉक कहूँगा पे कि भी कैटलॉग जो है वो बड़े अच्छे परफॉर्म है, कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो वैसे तो नहीं होंगे ना जिस तरह मेटा पे चल रहे हैं। आप उसमें फ्रेम भी नहीं लगा सकते जिस तरह आप इंस्टाग्राम पे मेटा पे लगा सकते वो हैं। देखिए मीडियम है ना, ठीक है। Placements नहीं। वो ये बिल्कुल वो ये जो सही word बात है ना वो है कि प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट एक ही है, मतलब वो एक ही जगह नजर आ रहा है, वहीं पर ही डिफरेंट। उसका फॉर्मेट ही वही है, हाँ ठीक है। तो उसका Facebook उसका के अंदर- फॉर्मेट ही आपका यार ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको कंटेंट को 6 साइजेस में नहीं बनाना, आपको एक ही साइज एक में ही size में बनाना बनाना है। है। आपकी ऑडियंस एक ही साइज में देखने वाली है, आपकी ऑडियंस बस उसको स्क्रॉल करी जा रही है और उसके सामने एक ही साइज का वो कंटेंट आता जा रहा है। उमर भाई हमने मेटा में ये देखा है कि हमेशा सबसे अच्छा रिजल्ट आपका कैरोसल मैनुअली सॉरी डायनामिक कैरोसल ऐड है ना, उसका रिजल्ट ज़्यादा है, वीडियोस का कम आया, वीडियो से भी, स्टोरी का भी आया, लेकिन उससे कम है। शायद ये वजह एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, आपको इमेजेस से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और वीडियो से ऑर्डर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है, वो जो आप ऐसे ऐसे तो बहुत कर रहे हैं टिकटॉक पे, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा। ये वाला जो है ना, ये अच्छा, अंगूठा ये शायद यही उसका जवाब है कि क्यों उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस को इंगेज ज़्यादा तरीके से किया हुआ है। आपकी 10 साल पुरानी तस्वीर भी मेटा में मौजूद है, टिकटॉक पे तो नहीं मौजूद। और टिकटॉक पे आप 1 साल पुरानी वीडियो देखने लग जाए तो खुद स्क्रॉल कर करके बंदा मर जाता है। और दूसरी चीज देखें कि आपके पास ना फेसबुक पे ऑप्शन बहुत सारी है, यूं भी करो, यूं भी करो, यूं भी करो। टिकटॉक पे सिर्फ वही है। अब एक ऑडियंस आ रही है जिसने यूं यूं किया ही नहीं है कभी, वो यूं यूं ही कर रही है, जो आपकी जेनजी अभी आ रही है, जो फेसबुक पे उसने अकाउंट बनाया ही नहीं है, उसने बनाई सिर्फ टिकटॉक के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर है। अब वो सिर्फ यूं यूं ही कर रही है, तो उसके पास ये वाली ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन वो परचेजेस में ख्याल है कम करने, और वो जो रात को एक लाइव सेशन चलता है सजाओं वाला वो देखने ज़्यादा आता है। बस वो अब आपका ना रवि जी से हमने बात की कि यार जिस टाइम वो सेग्रीगेशन स्टार्ट होगी ना कि यार ये है लाइव सेशन वाले, इनको आप दूर रखो, ठीक है। जिस तरह फेसबुक पे यार एक कैटेगरी को हम कहते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाले लोग हैं, ये उनको जो भी तस्वीर नजर आएगी ना नीचे उन्होंने कमेंट जाके करना है सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक और भी करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े। हाँ
अच्छा। उन्होंने कभी बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। आप पोस्ट एंगेजमेंट की ऐड लगाती हो और आप सेल का इंतजार करो तो कभी सेल नहीं आएगी, आपको सुभान अल्लाह माशाल्लाह मिलेगा, माशाल्लाह। ठीक है। या एक जो माशाल्लाह। ऑनलाइन बायर्स वाला वो चलता है ना, वो चलता है पीपी पता है? पीपी अच्छा वो पीपी, अच्छा प्राइस लिखी हुई भी हो ना पोस्ट में वाजिब तेरा नहीं एक चली याद है PPP? भाई, हमने एक ऐड बनाया था, Price ठीक please। है। ये इतना उसका जो 1080 बाई 1080 है, आप समझो यार उसका 80% पोर्शन था जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी, ऊपर एक छोटी सी वो प्रोडक्ट वो था 20% पे प्रोडक्ट नजर आ रही है और उसके नीचे 14 कमेंट से 12 में लिखा था पीपी। तो ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाले ने कभी कभी पीपी यूज पीपी पे असल में ना अच्छा वैसे ना ये वैसे तो like- डिस्कशन देखें, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये देखें ना कि आप देखें कि इस टाइम पे यहाँ पे भी अगर दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स बने हुए हैं तो ये दुनिया में भी, इसका मतलब है चाहे 1% है या 10% है, टिकटॉक ने आके कंपटीशन देना शुरू कर दिया। हाँ, गूगल की कोई बात नहीं हो रही, गूगल की तरह है भाई। वो जिंदा है गूगल वाले भाई ये खामोश बैठे Google हुए वाले ये दो कोने में बैठे हुए हैं। बताए ना, चले टिकटॉक और मेटा की तो चल रही है, गूगल वालों को बताओ किधर गायब हो, क्या साहब है, क्या कर रहे हो भाई, कोई नई चीज ले आओ। हैदर भाई देखिए, हाँ, पूरी दुनिया में ना ये एक चीज़ मानी जाती है, गूगल बाबा है, ठीक है। तो जितने भी मीडियम्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके टिकटॉक को अभी बात कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं उनको, आपके पास आ गए वो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ही देखने आए हैं कि यार ये इनके पास बिस्मिल्लाह माशाल्लाह क्यों नहीं आ रहा। बाकी तो टिकटॉक पे जितने भी आ रहे हैं वो सारे शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ये स्टाइलों के ऊपर क्या चीज़ बनी हुई है, वो भी अपने एल्गोरिदम को मैच्योर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पे इस रीजन में आने का वो अच्छा, वो आप अगर आप टिकटॉक का देखें ना, तो टिकटॉक रीजन वाइज गया है और उसने जाके इसी तरह की सेग्रीगेशंस के ऊपर काम किया है कि वहाँ की जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर किस तरीके से हैं और बाकी जितने मीडियम्स हैं उनके एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमने इनको किस तरीके से मैच्योर करना है, ठीक है। आप चले जाएं कहाँ, अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, कनाडा इवन, या गल्फ में चले जाएं, जितनी मैच्योर ऑडियंस है, जितना बायर है ना, वो टिकटॉक पर बैठा हुआ है। टिकटॉक शॉप इस TikTok shop वक्त है। क्योंकि वहाँ पे टिकटॉक के अगर आप ऐड चलाए ना, पाकिस्तान में जिसे हम कहते हैं सस्ता पड़ता है, वहाँ कोई सस्ता नहीं पड़ता। मैंने यूके में जितने भी टिकटॉक के ऐड चलाए वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मेटा से भी ज्यादा महंगा पड़ता है टिकटॉक का ऐड। क्या वहाँ लाइव सेशन चलते हैं? लाइव सेशन नहीं, क्या वहाँ जहाँ भी आपको हेड महंगे पड़ेंगे, लाइव सेशन चल रहे हैं वहाँ पे या नहीं? सर वहाँ लाइव सेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो वैसे ही लाइव हो जाते हैं। हाँ, सारा कुछ लाइव चल। जो लाइव सेशन में इधर मतलब कर रहे होते हैं वो वैसे लाइव हो जाते हैं। अच्छा, गूगल का ना, मैं आपको एक जो डिफरेंस है ना इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का, जो टिकटॉक और हम मेटा की बात कर रहे हैं और एक गूगल की, वो दो अल्फाज के अंदर जो है ना वो आप समेट सकते हैं। एक होती है पुश स्ट्रैटेजी, एक होती है पुल स्ट्रैटेजी। जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है ना, मेटा है, टिकटॉक है, ये कर रहे होते हैं पुश। आप ना वहाँ पे कुछ लेने नहीं गए, वो आपको ना पुश किए जाता है। कभी आपको आपके पसंद के कपड़े दिखाएगा, कपड़े नहीं तो जी बर्तन दिखाएगा, बर्तन नहीं तो जी परफ्यूम दिखाएगा, कहीं तो आप टूटोगे ना। लेकिन जो गूगल की स्ट्रैटेजी है ना वो है पुल। गूगल के पास आप खुद चल के जाते हो, जब कुछ चाहिए ना मुझे तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, और उस वक्त मेरी इंटेंट भी हाई होती है और चीज़ें भी हाई होती हैं। बहरहाल वो तो एक अलग चीज़ हो गई। गूगल ने अपने एड्स वगैरह चेंज किए। लास्ट जो बड़ी अपडेट आई थी ना, बहुत बड़ी, वो थी परफॉर्मेंस मैक्स, कि उन्होंने सारी कैंपेन ख़त्म करके उन्होंने जी परफॉर्मेंस मैक्स में डाल दिया। अब आपने देखा होगा कि गूगल के ऊपर आप कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर एक AI का डब्बा आता है, फिर उसके बाद पेड रिजल्ट्स आते हैं, फिर जी उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। तो ऑर्गेनिक की तो मौत वैसी वाक़ई हो गई कि नीचे चला गया। अब उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन्स हैं उसके अंदर AI का एक फीचर AI मैक्स के नाम से इनेबल करना शुरू कर दिया है। क्या वो जो AI का डब्बा है, उस डब्बे के अंदर अगर आपने ऐड चलाना है तो वो AI मैक्स अब आप इनेबल कर देंगे, तो वहाँ पे वो जो भी चीज़ें बता रहा होता है, अगर आपने AI मैक्स के थ्रू ऐड चलाए हुए हैं तो AI के अंदर आपका ऐड आना शुरू हो जाएगा। यार Recommend मुझे होगा। लगता है जो गूगल के पीछे ये थिंक टैंक है ना, वो वाले लोग हैं जो कहते हैं यार दुनिया पुरसकून है, दूध की नहरें बह रही हैं, कोई टेंशन नहीं। कि अब आप देखें ना, जो ऑर्गेनिक पोजीशन है वो बिल्कुल तीसरे दर्जे पे चली गई है, और जो आपके स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं वो दूसरे दर्जे पे आ गए। तो पहले पे AI है, तो अब AI के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और ये उस चीज़ की शुरुआत है जो हमने सबसे पहली जो हमारी बैठकें थी ना, उसमें हमने बात की थी कि यार AI के अंदर ना ये मार्केटिंग वाला मामला ये डाल देंगे, और ये होना शुरू हो गया है। हाँ, सेकंड बैठक हमारी टोटल इसी बात पे थी कि यार ये Google चैट और GPT जाहिर है पैसे तो अभी नहीं कमा रहा ना, सब्सक्रिप्शन कितने की, 6,000 रुपए की APIs बेचते हैं, वो भी थोड़े बहुत पैसे हैं, तो किस तरह बनाएंगे। गूगल तो इस सबको इसलिए सस्टेन कर पा रहा है, इतना वो चला पा रहा है। हमारी लास्ट भी यही बात हुई थी कि यार उनके पास पैसा बड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट्स उनको इधर उधर से नहीं चाहिए पैसे, उनकी अपनी कंपनीज हैं, अपना वो उधर से मामला यार तो आ मुझे रहे हैं। लगता है ना बेसिकली वो गूगल ना बस अपना सिस्टम मैच्योर करता जा रहा है, उसको पता है यार ये सब ने बंद हो जाना है, इन्होंने आखिर में मेरे पास ही आना है। मेरे पास ही आना यार है। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैं वही कहूँगा कि इसमें शायद बाकी मर जाए। टिकटॉक जो इस टाइम पे आधे से ज़्यादा दुनिया की कमांड खा के बैठा हुआ है ना, वो मेरा ख्याल है इसको देगा कंपटीशन। ये बेसिकली अभी ये रास्ते में फ़हीम भाई के साथ ये बात कर रहा था कि अमेज़ॉन को बहुत डैमेज किया, ईबे वगैरह को बहुत डैमेज किया टिकटॉक शॉप ने,
ठीक है। तो वो बाकी ऑब्वियसली यार उसने सर्कुलेट करना है, उसने पाकिस्तान तक भी पहुंचना है, ठीक है। तो उस टाइम हमारी शॉपिफाई या हमारी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके क्या हालात होंगे, और लेट्स सपोज अगर 2 साल बाद आता है तो अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है उसके लिए, या अपने सिस्टम को हमें कैसे उस लेवल तक लेके जाना है कि यार हम प्रिपेयर रहें उन चीज़ों के लिए। अच्छा मेरा एक सवाल है वैसे आप सबसे, अगेन वो एक सेगमेंट होता है ना, मैं एक सवाल करता हूँ फिर उस पर हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। भाई क्या रीज़न ऐसी है, इतने प्लेटफॉर्म आए लेकिन कोई सरवाइव नहीं कर सका। इवन एक वक्त में गूगल को याहू खरीदने के उस पर था, फिर एक ज़माना आ गया कि अब याहू कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐसी बात है कि टिकटॉक एकदम से आया और एकदम से सबको से टक्कर दी और छा गया? क्या रीज़न हो सकती है, आप सब बताएं फिर मैं बताता हूँ एंड में। और यार भाई, भाई आप ही बता रहे हैं, आप नहीं सबकी नहीं flop हो मैं- यार जाएगी। ऐसा मजा नहीं आता यार audience। ये देखें डेमोक्रेसी है, सबको मौका मिलना चाहिए, तो सब बोले जी। नहीं, हैदर भाई का जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है, और वाकई इसके ऊपर सोचने की भी ज़रूरत है और बात करने की भी ज़रूरत है। देखिए, दुनिया के अंदर 2 तरह के कंटेंट चल रहे हैं, एक आपका जो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है और एक आपका वीडियो बेस्ड कंटेंट है, ठीक। गूगल में आप जितना भी देखेंगे ना, अभी जो बात हो रही थी कि यार इसने मेन जो है वो AI बेस्ड अपना फीचर डाल दिया है कि आप कुछ भी सर्च करो तो पहले AI वाला डब्बा खुलता है और उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखिए, 90% जो अपडेट्स आती हैं ना गूगल में, वो सारी ऑर्गेनिक उस पर आती हैं। पेड जो एडवर्टीजमेंट है उसके सेक्शन में कम अपडेट्स आती हैं। गूगल की आप देखेंगे ऑर्गेनिक जो कंटेंट क्रिएट होता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा अपडेट आ रही होती हैं और बहुत फ्रीक्वेंट आ रही होती हैं। अब गूगल ने ऑर्गेनिक ट्रैफिक को एंगेज करना ही करना है, और उसको पता है कि जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं, वो उसके एल्गोरिथम को ज़्यादा मैच्योर करता जा रहा है। क्योंकि एट द एंड आप कहीं पे भी जाएं, सोशल की अभी बात हो रही थी, उसमें जैसे अभी आपने पुल और पुश की बात की है, उसमें वही है कि उमर हमेशा कहता है कि यार वहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग होती है। गूगल के अंदर इम्पल्सिव बाइंग तो है ही नहीं। इंटरनेट पे कोई भी आएगा, इवन कि आप टिकटॉक पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लोग फिर भी सर्च कर रहे होते हैं। चाहे वो वीडियो की सूरत में भी कंटेंट आता है तो सर्च हो रही है। तो गूगल को ये पता है कि यार टेक्स्ट बेस मैंने रखना ही रखना है इसको, ठीक है। और जहाँ तक टिकटॉक के छाने की बात है कि वो टक्कर दे के खड़ा हुआ है, वीडियो कंटेंट लाइव जो सबसे बड़ी देखिए चीज़ है। लाइव तो बीगो था, बीगो लाइव। यूट्यूब से बड़ा तो वीडियो का कोई कंटेंट नहीं था ना। टिकटॉक ने ऐसा क्यों और क्या, तो खैर इस पे देखे ना दूसरा मेरे ख्याल से टिकटॉक कमर की में- market मेरे place ख्याल तो से आ ना गई। जो टिकटॉक मशहूर होने की जो वजह थी ना, वो ये था कि यार जिस टाइम एकदम आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, लोग शॉर्ट वीडियोस की तरफ आ रहे हैं, तो उसी टाइम इसने मार्केट में एंट्री की। उससे पहले म्यूजिकली के नाम से एक चल रहा था, उसको इसने बाय किया। अब स्मैश था। हाँ, ये इस तरह के मेरे ख्याल से म्यूजिकली को बाय किया था या ऐसे किसी को बाय किया था, उसको अपने साथ मर्ज किया, और जो शॉर्ट वीडियो रील 30 सेकंड 1 मिनट की जो वो कंटेंट था ना, उसको प्रमोट करना शुरू किया, और वहाँ से आई थिंक वो गेम चेंज हुई थी मेरा ख्याल से। एक इसमें और चीज़ आ सकती है कि उस टाइम ये टिकटॉकर्स बनना शुरू हुए थे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस बहुत आ रही है, आपके उस फॉर्मेट की वजह से उसको मोनेटाइज करना शुरू किया, उनको फेम देना शुरू किया, उनके वो फॉलोअर्स और उनकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक हवा जो चली थी ना, तो ये सारे फिर उस हवा के रुख के साथ उड़े। आई जी गेस जहांगीर भाई। अच्छा उमर भाई, मैं इस आपकी बात से ना थोड़ा अपनी बात सा कर, मेरा क्या एक थोड़ा सा डिसएग्री करूँ। उसके अंदर इसका रीज़न ये है कि टिकटॉक के साथ ही ना, जब टिकटॉक पे बैन लगा, एक नया प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया स्नैक वीडियो के नाम से। स्नैक वीडियो ने भी यही सब कुछ किया, वही तरह का कंटेंट, बल्कि उन्होंने तो पता है क्या करना शुरू किया कि जो टिकटॉकर्स थे उनको अपने पेरोल पे रख लिया था। पैसे दिए कि भाई आपका 50,000 लाख 2 लाख वो कैटेगरीज के हिसाब से उनको पैसे दे के उनसे कंटेंट बनवाया। लेकिन वो उस दिन तक चला जिस दिन तक टिकटॉक पैसा दिया। के ऊपर बैन था या वो चल रहा था। जैसे ही बैन हटा, स्नैक वीडियो को आज हम जानते भी नहीं है, कोई मतलब देख भी नहीं रहा है। एक वीडियो थी, वो बंदा यूट्यूब पे जाके लिखता है कि हाउ टू रिमूव स्नैक वीडियो ऐड, ठीक है, उस वीडियो में स्नैक वीडियो बहुत ऐड आ रहा था, होता बहुत ऐड। तो एक अच्छा, अब हम आते हैं है। बैक टू द इसके क्वेश्चन। पीछे भी जो स्नैक वीडियो था, ये भी टिकटॉक वालों का ही था। ये अब एक मिथ है। मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये अलग कंपटीशन था। competition टिकटॉक है। की बढ़ती हुई एक्सेप्टेबिलिटी, उसको तोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसका था पीछे आई डोंट नो, लेकिन Chinese ही लेकिन, company थी। लेकिन अब आप ये सोचें, सवाल ये है ना कि भाई इतने ज्यादा है, स्नैक वीडियो भी आया, इंडिया के भी बहुत सारे हैं, लेकिन टिकटॉक ने कंपटीशन दिया क्यों? सवाल ये। अच्छा चलिए आप बता मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। एक तो ये कि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है ना, आपको मैं बताऊं कि ये अभी तक जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो भी आ गए हैं, वो अभी तक क्रैक नहीं कर सके कि इसका एल्गोरिदम किस तरह का है। अच्छा, ये आपके जो बिहेवियर्स है ना, उसको बहुत जल्दी लर्न करता है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको रिजल्ट्स दिखाना शुरू करता है। आपने जस्ट 3-4 वीडियोस देखनी है एक जॉनरा की, अगली जितनी भी वीडियोस है ना वो उसी जॉनरा से रिलेटेड आनी है।
ये इस लेवल तक मतलब ख़तरनाक है कि अभी यूएस के अंदर ना एक लड़की है जेनजी 19-20-22 साल की एक लड़की थी, उसने जाके जी कोर्ट में केस कर दिया कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इन्होंने जो भी एल्गोरिदम अपना बनाया हुआ है ये सारा रील्स वाला, ये बहुत एडिक्टिव है और मुझे इसकी एडिक्शन हो गई है और इस एडिक्शन की वजह से मेरा जो दिमाग है वो काम करना ख़त्म कर दिया उसने। अच्छा जी, कोर्ट के ऊपर इस केस लगा, हियरिंग की, उन्होंने डेट फाइनलाइज़ की। 2 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट की है उससे। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ है जो उसको वो कर रही है, एडिक्टिव बना रही है, उसमें से एक टिकटॉक भी है। तो टिकटॉक का एक जो आने का या इसको बहुत ज़्यादा छाने का जो एक रीज़न था वो उसका वो एल्गोरिदम है जो आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ चिपका के रखता है। आप वीडियोस देखते रहते हैं और वो आपके जो बारे में है वो लर्न करना शुरू कर देता है। ये भी स्टैटिस्टिक्स हैं कि एक एवरेज बंदा जो है ना, जो टिकटॉक यूज़ कर रहा है, कंटेंट बनाने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो अलग हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, वो एक दिन में 60 मिनट्स इस ऐप के ऊपर स्पेंड करता है। एवरेज टाइम स्पेंड ऑन टिकटॉक जो है ना इस वक्त वो हाईएस्ट और वो है 60 मिनट्स, मतलब दिन का 1 घंटा वो उसमें दिखा रहा है। आप भी अगर आज टिकटॉक ऑन करें, वीडियोस देखना शुरू करें, 2 घंटे कैसे गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वन ऑफ द मेन रीजंस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, जबरदस्त मेरे एक मिनट देखिए, जो आपने जवाब दिया ना वो कहीं मेरे से मिलता जुलता ही था यार आपका तो आप इख्तलाफ नहीं कर Good, good. आपका टाइम गुजर गया और भाई आगे बढ़ाइए। अच्छा, मैं इसमें ना 2-3 चीज़ें ऐड करूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टिकटॉक ने ज़्यादा सर्वाइव किया। एक तो पहली बात ये कि भाई मैं तो ये कहूँगा चाइनीज़, वैसे चाइनीज़ चीज़ें हल्की भी होती है लेकिन चाइनीज़ साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं ठीक है, उन्होंने पहले अच्छे से रिसर्च किया एल्गोरिथम पे कि इंसान का दिमाग में डोपामिन ज़्यादा कैसे रिलीज़ करता है, तो शॉर्ट वीडियो को बड़े अच्छे से उसमें प्रेजेंट किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि टिकटॉक ने पहली दफ़ा लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है और कंटेंट क्रिएट करना जस्ट एक 1 टैप के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। मतलब पहले जो लोगों को लगता है ना यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, रिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, फिर जाके कंटेंट चलेगा। टिकटॉक ने बताया कि भाई किसी का भी पीछे डब स्मैश जो आप कह रहे थे वो ऐप चलती थी, लेकिन उसको जो सही कॉन्फिडेंस दिया वो टिकटॉक ने दिया और उसको बूस्ट किया। फिर जब हर वीडियो को रीच देना शुरू की ना, लोगों को लगा ये अच्छा है। लेकिन इनसे भी जो बड़ी चीज़ है, टिकटॉक ने अपने आप को बड़ी स्पीड से इवॉल्व किया और पूरा एक इकोसिस्टम बना लिया है अपना, जो कि और किसी ऐप ने अभी तक नहीं बना सके। क्योंकि टिकटॉक सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, वीडियो कंटेंट कंज्यूमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, साथ उसने ई कॉमर्स को जोड़ दिया, साथ वीडियो ई कॉमर्स को जोड़ दिया, जो कि इस वक्त ई कॉमर्स की सबसे लेटेस्ट शक्ल है। ठीक है, तो अब जब उसने इतनी लेटेस्ट चीज़ें की हैं जो कि अभी तक और किसी ने इतनी लेटेस्ट की ही नहीं है, तो कोई उसको ख़त्म कैसे करेगा? मतलब ख़त्म तो तब करेगा जब उसकी कंपेटिटर में आएगा कि कोई वीडियो ई कॉमर्स स्टार्ट करे या कुछ चीज़ें करे। दराज ने हल्का फुल्का किया था, पता नहीं उसका क्या बना, लेकिन बंद हो गया। हाँ, Live लेकिन commerce. ये है Live कि commerce इनका वाली। लाइव तो चल रहा है ना ई कॉमर्स। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 जिसके ज़्यादा मेन पॉइंट थे जिसकी वजह से वो स्टेबल है, क्योंकि वो मार्केट में सबसे आगे ही चल रहा है रिसर्च के अंदर ना चीज़ों में। जी उस्मान भाई। सर मेरा इस जहाँ तक इसके अंदर है कि जितनी भी मतलब कंपनीज हैं जो कि लाइक मतलब प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे अमेरिका के हैं। ये चाइनीज़ था और चाइना की जो एक वॉर है, जो अमेरिकन चाइनर्स और पॉलिटिकल परसेप्शन जो है ना इसके अंदर, वो बहुत हद तक इन्वॉल्व है कि जो पॉलिटिकल परसेप्शन है उसको, जैसे अभी फॉर एग्जांपल गज़ा का जो सारा सीन हुआ, तो वो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस तरह से नहीं दिखाया जाता था, लेकिन टिकटॉक ने जो है ना उसको बिल्कुल एज इट इज़ दिखाया। लोग वीडियोज़ डाल रहे थे, चीज़ें डाल रहे थे, और उस परसेप्शन को जो है ना वो चाइना जो कि कंट्रोल करना चाहता है, तो उनकी जो एक राइवलरी है दरमियान में आपस में, तो उसके बैक पे जो है ना वो चाइना पूरी तरह से जो है ना उसको बैक किए हुए है और उसको बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है। इस वजह से कोई भी स्नैक वीडियो, कोई इंडियन या दीगर प्लेटफॉर्म उसके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि चाइना खुद इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उनकी गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, एवरीबडी इज इन्वॉल्व, क्योंकि बिकॉज दे हैव द ओनली प्लेटफॉर्म। और जैसे उनके साथ वो पिछला हुआ अभी जब वो 5G की लॉन्चिंग हुई, तो उन्होंने जो वो मोबाइल फ़ोन जिसने पहले किया था, क्या उसका नाम था, हवावे के साथ जो उन्होंने गूगल ने किया कि जी वो बात नहीं मानते, तो वो नहीं उनको दिया, तो डेफिनेटली उनको एक दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वाली साइड पे भी वो जा रहे थे जब गूगल की और इनकी एक टसल चल गई। तो अब उनके पास चूंकि एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया, उन्होंने उसके ऊपर डेफिनेटली वर्किंग भी किया, तो जब उनको मिल गया तो उसको अब वो खत्म नहीं करना चाह रहे। इसी वजह से उसके ऊपर बैन भी लगते हैं, ट्रंप भी उसको परचेज करना चाह रहा है और उसकी एक अलग से एक लड़ाई चल रही है कि ट्रंप उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, ताकि ये जो परसेप्शन पूरी दुनिया में बिल्ड हो रही है और जो एक मतलब वो लड़ाई चल रही है ताकत की, जिसकी वजह से क्योस भी क्रिएट किया जा रहा है, तो उस वजह से भी आई थिंक जो है ना पॉलिटिकली भी इसको बहुत ज़्यादा एक बैक है चाइना की तरफ से, और उधर से अमेरिका इसको खींचना चाह रहा है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को आई थिंक कोई भी बंद नहीं करना चाहेगा, बल्कि कंट्रोल करना चाहेगा। तो एक ये भी एक पॉइंट है जो सामने हो सकता है। जी अच्छा, मुझे लगता है कि टिकटॉक पे बेसिकली जो है ना वो आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। टिकटॉक आपका बिहेवियर समझता है और उसकी बेस पे आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, जबकि गूगल पे आपको हमेशा जाके कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि यार मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे ऑब्वियसली जिस तरह से अभी हम प्रीवियस बात करते हैं कि आपको सबसे पहले स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आती हैं, फिर कुछ एसईओ का रोल है कि जो आपकी उन्हीं चीज़ों को पुश करके टॉप पे ले आता है। ठीक है, अब टिकटॉक में उसके तरफ थोड़ा सा ऑपोजिट है। टिकटॉक पे जो आपका ओरिजिनल
सेलर है या जो भी चीज़ बेच रहा है वो अपना फेस रिवील कर रहा है या किसी को लेके आ रहा है, अपफ्रंट आ रहा है उसको लेके, ठीक है, चीज़ों को लेके। और दूसरा, टिकटॉक के पीछे आपकी वही बात कि जी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो उससे पहले गूगल के पास नहीं था, आपकी जेंजी आई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आपका बाइंग बिहेवियर उसने सर्च बिहेवियर टिकटॉक ने समझा और उसी की बेस पे आपको वीडियोस दिखानी शुरू कर दी। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से टिकटॉक और गूगल जो है ना वो मुकाबले पे चल रहे हैं। माशाल्लाह जी, सबके बहुत अच्छे व्यूज़ थे और इस दफ़ा मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत सारे बहुत डिफरेंट व्यूज़ थे और बहुत करीब थे उस चीज़ के। नहीं, बहुत, मैं कहता हूँ कि इन ऑडियंस ने भी इवन जज किया होगा कि हाँ यार ये क्या वैलिड बात है, सारा सबकी माशाल्लाह अच्छी बात। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मेरी बात, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारे बैठे। चाइना की जो आबादी है ना दुनिया की तकरीबन 20% है, 17.5 से 20% के दरमियान आबादी है। आज अगर चाइना दुनिया की 20% आबादी जिसकी सबसे हाई पर कैपिटा इनकम, यानी कि जिनकी जेबों में इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है, उसको अगर मैंने मार्केट करना है तो मैं किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँगा? टिकटॉक। ना गूगल है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, चाइना में चलता ही नहीं है। तो क्या चल रहा है? टिकटॉक। अच्छा, जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म आते थे ना, अमेरिकन जाइंट्स ने कभी उनको खड़ा क्यों नहीं होने दिया? वही चीज़ अपने पास कुछ ना कुछ करके या लॉन्च कर देते थे या उसको खरीद लेते थे। व्हाट्सएप ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि भाई वो एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करी थी, मेटा ने उसको खरीद लिया। इंस्टाग्राम आया, इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आई, या वो उसको खरीद लेते हैं या वो उससे मिलती जुलती सस्ते में चीज़ लॉन्च करते हैं, उसको मार देते हैं। बट टिकटॉक जब मार्केट में आया ना तो वो ऑलरेडी पला हुआ था, वो ऑलरेडी चाइना के अंदर आपकी आबादी में रच बस गया था। प्लस चाइनीज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे इतना काम करते हैं कि इवन यार जब हम अलीबाबा में ट्रेनिंग ले रहे थे तो लाल और ग्रीन रंग, इसका क्या इम्पैक्ट होता है चेकआउट के बटन के ऊपर, इसके ऊपर काम हुआ है कि लाल रंग जब आप दिखाएंगे तो कितने लोग क्लिक करते हैं, ग्रीन रंग दिखाएंगे तो कितने लोग क्लिक करते हैं, इसके ऊपर। तो जब टिकटॉक का एल्गोरिदम बना ना, वो इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि जब वो लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर तो लोग रेजिस्ट आज तक नहीं कर पा रहे। फिर वही बात, छोटा कंटेंट, हर कोई कंटेंट बना सकता है, एडिट कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले। यूट्यूबर बनने के लिए सबको दो लगती थी, टिकटॉकर कोई भी बन सकता है। बाल गोल्डन करें, फिर नाचे, फिर कुछ जैनजी नाचना चाहती थी वो वहाँ नाच सकती है, कोई बेचना चाह रहा है वहाँ बेच सकता है, कोई अपना कंटेंट बना रहा है, कोई टाइलें बेच रहा है, सब कुछ वो वहाँ पे हो रहा ID कर है। सकते तो 17% आबादी, दुनिया की सबसे अमीर आबादी, उसको टारगेट किया। अच्छा, गूगल का एल्गोरिदम बेदू के नाम से चाइना के अंदर है। चाइना का टिकटॉक का एल्गोरिदम कॉपी करने में आज तक लगे हुए हैं, उनसे नहीं हो रहा। कोई यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक रील पे लगा हुआ है, कोई इंस्टाग्राम रील पे लगा हुआ है। हर बंदे ने अपना अपना कुछ ना कुछ लॉन्च कर लिया, बट आज तक वो नहीं कर पाया। इसके अलावा चाइना के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे ई कॉमर्स की खरीदारी हो रही है ना, वो टिकटॉक शॉप पे और टिकटॉक के ऊपर हो रही है। यार वो भाईवन बता रहे थे कि एक एक गाड़ी पे 10-10 टिकटॉकर लाइव बैठे हुए। अगर आप शॉप पे बैठे हुए तो चाइनीज कैमरा सामने रख के लाइव बैठा हुआ है। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो एक लीज यांकी के नाम से बंदा है, इसको लिपस्टिक किंग कहते हैं, मैं अक्सर उसके बारे में बात कर चुका हूँ। भाई 10 मिनट के अंदर अरबों डॉलर की लिपस्टिक अगला टिकटॉक के सेशन में बेच रहा है। तो वहाँ वो यूज हो रहा है एज अ टिकटॉक प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ इंटरटेनमेंट के उसमें हो रहा है, लेकिन ये भी टाइम दूर नहीं है कि यहाँ पे भी वो उसमें होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है, दुनिया में ऊबर को अगर किसी कंपनी ने एक्वायर किया ना तो वो चाइनीज कंपनी थी, तीती के नाम से, यानी कि वो चाइना की करीम और वो है दुनिया के अंदर। तो जो वहाँ की कंपनीज और वहाँ के स्टार्टअप्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और इतना अपने लोकल ई कॉमर्स से ही वो कमा रहे हैं कि वो दुनिया पे राज करने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि गूगल को, मेटा को इनको एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे, और इनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस है चाइना में, चाइना के अंदर इनको एक्सेस नहीं है। अमेज़न आया 2 साल के अंदर बंद करके चला गया, अलीबाबा वहाँ पे नंबर 1 है और आधी से ज़्यादा इकोनॉमी ई कॉमर्स की अलीबाबा चला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि पला पलाया मार्केट के अंदर आया, उनको टाइम ही नहीं मिला समझने, जब तक समझे आधे ज़्यादा मार्केट वो कैप्चर करके बैठा हुआ था। तो ये एक मेजर रीज़न मुझे लगती है। ये ना वापस जी हैदर भाई आप सही कह रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर ना जो इकॉनमी रोल कर रही है ना, उसमें चाइना आपको हर मीडियम पे, हर चैनल पे आगे नजर आएगा। जैसे अभी आपने बात की कि यार अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इसी तरह उबर को भी एक्वायर करने वाली एक चाइनीज़ कंपनी। अच्छा, इन लोगों ने जो कोड क्रैक किया है ना पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप इनको देखें ना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे करते हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं टिकटॉक को लेकर भी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सारी दुनिया के अंदर आप देख लें ना, अलीबाबा है तो वहाँ सारा मैन्युफैक्चरर ही बैठा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यानी कि एक हार्डवेयर के ऊपर और एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाए ना कि टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है ये बहुत एक्सीलेंट काम करता है। उसकी वजह क्या है? टिकटॉक जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ना, उसके बैक एंड के ऊपर जो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है ना, वो है ARM प्रोसेसर, जो दुनिया का फास्टेस्ट प्रोसेसर है।
किसी भी एल्गोरिदम को चलाने के लिए। अच्छा, मुखान भाई, अच्छा अगर हम पीछे भी जाके देखते ना तो बात होती थी कि यार हम कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि यार हर डिवाइस के ऊपर वो चलनी चाहिए और मोबाइल डिवाइस के ऊपर सही तरीके से काम करना चाहिए उसको। तो इन लोगों ने ARM प्रोसेसर बनाया, उसके ऊपर काम किया कि मोबाइल के अंदर, दुनिया के अंदर जितने मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉयड के हैं चाहे वो एप्पल आपका यूज़ हो रहा है, उसके अंदर ARM प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। उसकी बेस के ऊपर इन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी खड़ी की, हार्डवेयर को देखते हुए उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर्स बनाए और उनको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया। दैट्स वाई बहुत फास्ट क्यूरीज जा रही होती हैं और एक्यूरेट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वीडियो कंटेंट की सूरत में है चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। जबरदस्त। तो ये चलिए, एक टेक्निकल साइड पे वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो रमजान की डिस्कशन हुई है। एक मेरा क्वेश्चन है स्पेशली जहांगीर भाई से, एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम कि यार अगली बैठक में आप इसके ऊपर ना कुछ रिसर्च करके और कुछ स्टैट्स और कुछ नंबर, क्योंकि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग पार्ट है जहांगीर भाई का। पाकिस्तान का ई-कॉमर्स 2026 जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 3 से 4 महीने में ये 3 पॉइंट्स तरक्की करके 42 पे आ गया दुनिया में, और 2025 में ये 45 नंबर पे था, ठीक है, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। 2030 में ये कहाँ पे होगा, ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि यार हमारी जो पेनिट्रेशन हो रही है ई कॉमर्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स के अंदर, जो न्यू गांव देहात इनेबल हो रही हैं, इंटरनेट के ऊपर लोग स्मार्टफोन की तरफ आ रहे हैं, और एक नई जनरेशन अगले 4-5 साल में 2028, 29, 30 तक बिल्डअप होगी और वो फिर ई कॉमर्स के अंदर वो आएगी। तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड होगा, ठीक है, अगले 4 सालों में 2030 तक हम हमारे ई कॉमर्स का दुनिया में नंबर क्या होगा, ठीक है, और हमारा वर्थ वैल्यू ई कॉमर्स की कितनी होगी? होमवर्क है मेरा, ये आपका होमवर्क है, ये घर से करके आना है। डायरी में लिख लूँ। ये भाई ये पार्ट लाजमी देखना है जब ये बैठक आएगी तो नहीं इसमें नहीं, ये होगा। लेकिन होगी अगली से अगली बैठक। अगली बैठक में हम जिसको बुलाना, वैसे इस बैठक में बुलाना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब को हमने पकड़ा है। माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक होने जा रहा है अगली बैठक का या उससे अगली बैठक का, जिसमें ई कॉमर्स में शरिया कैसे नाफिज किया जा सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये जो रिटर्न कर देते हैं ना बगैर किसी वजह के, ऑर्डर बुला के, उनके लिए शरीयत में क्या अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन बेच सकते हैं कि ये सब डिस्कशन होंगी जी। ड्रॉप शिपिंग हलाल है या हराम? हलाल है यार। ग्रीन कावा भी आ रहा है, एक ऑर्डर मार देते हैं। अच्छा मैं यार वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ। टॉपिक था रमज़ान। रमज़ान से हमने डिस्कशन की कि रमज़ान में खपत होती है या आपकी जो बाइंग है वो कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर डिस्कशन की। फिर हमने रमज़ान के दूसरे एस्पेक्ट पे बात की कि यहाँ पे कंटेंट क्या बनाना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हमने बात की कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कैसे हमने रिसर्च करनी है। फिर हमने कंटेंट पे बात की, कंटेंट के फिर प्लेटफॉर्म से बात की, किन प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर है उस पर बात की। आखिरी एस्पेक्ट जो रह गया है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम बात करें, वो है गिव अवे, वो है गिविंग, वो है बांटना, वो है एक्स्ट्रा करना आवाम के लिए, कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए। इस एक महीने में क्यों ज़रूरी? हम देखते हैं क्रिसमस आती है, इस किस्म के त्यौहार आते हैं, ईस्टर्स वगैरह आते हैं, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, वो दुकानें खोल देते हैं, वो डिस्काउंट्स लगा देते हैं, वो पूरे साल में इतना डिस्काउंट नहीं देते, बाय 1 गेट 1 फ्री लगा देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि रमज़ान में थोड़ा सा उल्ट होता है। यहाँ पे फ्रूट फ्रोश भी 200 रुपये वाला केले जो हैं वो 350 के हो जाते हैं, 400 के हो जाते हैं, 1200 रुपये हैं। सेब 300 रुपये में मिल रहे थे, वो फर्स्ट रमज़ान को 500 प्लस चले गए। सस्ते बाज़ार की बात कर रहा हूँ भाई, दूसरी नहीं। तो हम उल्ट चले जाते हैं। तो रमज़ान किन का है? मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, देन फ्लोर आपके लिए ओपन करते हैं इस बात में। यार चाइना का ना, मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त एक किस्म का सॉफ्ट रिसेशन चल रहा है ना, हर एक का सेलें डाउन हो रही हैं ये वगैरह वगैरह। लेकिन एक कंपनी है जो 80% से भी ज़्यादा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ कर रही है। पीजूंग के नाम से एक CEO है। जहांगीर ने बहुत पहले वीडियो शेयर की थी, रिसेंटली मैंने अपनी प्रोफाइल पे। कैश मांट, वो कहता है आई डोंट बिलीव इन गिविंग मनी टू द अकाउंट्स, आई विल गिव हार्ड कैश। वो करता क्या है, अभी रिसेंटली उसने उमर भाई $18 मिलियन अवाम में बांट दिए, 1 बिलियन युआन, 1 अरब रुपया एम्प्लॉयज़ में बांट दिया और सबको बुला के कैश दिया, पहाड़ खड़े किए हुए थे कैश के, और देता गया। उस कंपनी में कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि कहता है अगर हमने चोरी की इसका मतलब यह है कि जो हमारा अभी नेक्स्ट डिविडेंड आएगा उसमें से ये पैसा कम हो जाएगा। तो वहाँ कोई चोरी नहीं करता। करते क्या है, क्रेन्स बनाते हैं। 1 अरब रुपया जो बंदा खड़े खड़े बांट रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स को लग्जरी ट्रिप्स पे भेज रहा है, अवाम पे पैसा खर्च ही जा रहा है। 1 रुपये का लोन नहीं लिया उसने, 1 रुपये की प्रोडक्शन बाहर से नहीं करा रहा, सब कुछ वो खुद जो है कर रहा है और पैसा बांटता जा रहा है। हमारे यहाँ पे सेठ की या कंपनी ओनर की क्या होती है जी, और यार सेल कम आई है बोनस काट लो, और यार सेल कम आई है सैलरियाँ कम कर लो, और जी कोविड आ गया है सैलरियाँ काट दो। जिसने भी कोविड में लोगों को निकाला, सैलरियाँ कम की, उस कंपनी को वर्सेस जिसने कहा नहीं मैं 1 रुपया भी नहीं कम करूँगा, सबको यहाँ घर बैठ के सैलरी दूंगा, दोनों का कंपैरिजन आज आप बना के देख लें कहाँ है। और ये दुनिया की सबसे मतलब क्रेन बनाने वाली कंपनी, इसने वाइट वॉश कर दिया भाई। इससे ज़्यादा किसी की भी इस वक्त क्रेन नहीं खरीदी जाती जितनी इसकी खरीदी जाती है। इस पर आप सर्च कीजिएगा, वो बांटी जा रहा है
और तरक्कियां हुई जा रही हैं। अच्छा, इसमें ना एक और भी तो बड़ा मसला है ना। अभी आपने जिस तरह से बात की कि लोग कहते हैं कि यार सेल कम हो गई तो हम ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, सैलरीज इंक्रीज नहीं करेंगे। चले इन सब से हटके देखें ना कि अगर इतना बंदा कैश पाकिस्तान में लेगा तो सबसे पहले तो आपकी FBR FIA आ जाना यार आपको क्या लगता है चाइना में FBR एक मिनट चाइना में आपको लगता है ओ भाई वहां तो जो अलीबाबा जैक मा किधर है आजकल, कभी सोचा है? जो वहाँ पे मशहूर होता है ना, गवर्नमेंट से ज़्यादा मशहूर होगा ना, गवर्नमेंट उड़ा लेती है भाईजान। गायब गोमे का मालिक गोमे है, एक किस्म का मेट्रो कैशन कैरियर है जिस तरह यहाँ गोमे है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत बड़ा भाईजान। वो जब एक लेवल पे उसकी GMV हिट हुई, जेल में बैठा हुआ है। वहाँ तो भाई जितना आप अमीर है वो तो क्या आपको लगता है वहाँ नहीं है? और वो जेल में नहीं गया आज तक, पैसा बांटी जा रहा है भाईजान। ये मैं आज थिंकिंग दिमाग में आप लोगों को डालना चाह रहा हूँ। वो जो सोचते हैं ना कि बांटने से कम होता है, नहीं वो तो बिल्कुल एक negative। छोटी सी एग्जांपल इससे कुछ रेलिवेंट है। बच्चा पार्टी के जो HR हेड हैं गौहर साहब, ठीक है, मैंने को 3-4 महीने उनके साथ काम किया और यार वो बंदा अभी तक मेरे ज़हन में अभी तक याद है। वो तबलीगी जमात के साथ साल में ना वो 2-3 महीने की जो बड़ी जमात होती है ना, वो उसके साथ ना जाते हैं। वो आपको जब भी मिलेंगे ना ऑफिस में, आपकी वो गलती हुई है और उन्होंने आपको वार्निंग लेटर देने के लिए बुलाया, सलाम दुआ के बाद हाल चाल, उसके बाद ज़रा नमाज की थोड़ी तनकीन करेंगे, फिर रोज़े की थोड़ी बात करेंगे, फिर आपको ज़रा दीन दुनिया याद करवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि यार ये आपकी जो गलती हुई है ना, बॉस आपको माफ़ कर देगा, अल्लाह तो आपको देख रहा है, ठीक है। और एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि यार एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि तूने 4-5 घंटे यहाँ पे ये निगरानी करनी है। उसने कहा आधे काम हो रहा है, आधे घंटे में घर भाग गया। 3.5 घंटे उसने अपने उसमें कम कर दी। अगले दिन उसने पकड़ लिया उसको, गौर साहब ने, ठीक है। और उसको वो ना वहीं से एक पैटर्न शुरू किया यार। सबसे पहली तनकीद थी नमाज की, ठीक है, और उसके बाद ऐसा ऐसा करके उसको कहाँ पे आगे रोका कि यार जो तूने 3.5 घंटे ये खाए हैं ना, ये वजन अल्लाह ने तो नोट कर ली है, तूने अल्लाह को हिसाब देना है इसका। बॉस ने शायद वो CCTV नहीं देख रहा है, भूल गया, तेरे 100 बानों में आ जाएगा वो, ठीक है। तो आई थिंक यार इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के जो पैटर्न चलते हैं ना, अब वहाँ पे जो बच्चा पार्टी में सबसे अच्छी बात है कि यार वो बोनसेस बहुत ज़्यादा देते हैं। ये अचीवमेंट किया यार इसके ऊपर बोनस, ठीक है। वो गार्ड से लेके ड्राइवर से लेके आपके टॉप सेलमैन से लेके ई-कॉमर्स प्ले, हर कोई उसमें फ़ायदा में होता है, ठीक है। वो नंबर छोटा बड़ा है, डजेंट मैटर कि उसको 1000 रुपये मिल रहा है या लाख रुपये मिल रहा है, और उसको वो मिल रहा है, उसको एक अपने ब्रांड के साथ एक एफिलिएशन हो रही है और उसको लग रहा है यार मैं जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आई थिंक इस तरह की जो आप बात कर रहे थे ना, वो चाइनीज़ जो कर रहा है वो शायद लोकल लेवल पे भी काम हो रहा है, ठीक है, बट उस तरीके कार से नहीं हो रहा जिस तरीके कार से वो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे वो जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, छोटा गोश्त 2800 रुपये किलो था ये रमज़ान से एक दिन पहले, ठीक है, 2850 रुपये, और पहले रोज़े को था वो 3450 रुपये। यही चीज़ यहाँ पर मैं ना ये BCCI बैंक की एग्जांपल देना चाहूँगा। आगा हसन आबदी साहब उसके फाउंडर थे और सारी पेमेंट वो सैकड़ों की थी, और बाकी बाद में जो भी हुआ उसके साथ ड्रग्स के केसेस में आके, अब उनकी मैंने रिसर्च पढ़ी कि किस तरह से वो 3 ब्रांचेस का जो रेवेन्यू था वो HBL की 1700 ब्रांचेस से ज़्यादा था। मैंने पढ़ा कि यार ये कैसे इस बंदे ने जो है ना इतने थोड़े से टाइम के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क और सिस्टम बना लिया। अब जब वो पढ़ा तो उनके एक इंटरव्यू के अंदर जो है ना मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फाइनेंशियल बैलेंस शीट नहीं बनाते, हम एथिकल बैलेंस शीट भी ऐसी बनाते हैं जैसे फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते हैं। और उनको कहा कि आप हायरिंग्स कैसे करते हैं? उन्होंने कहा जब हायरिंग करते हैं तो हायरिंग के दौरान हम अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जितनी भी टीम होती है ना, उनको कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी ख्वाहिशात हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज़ हैं, पेपर पे लिख के दो। वो रिटर्न में दे देता, उसके बाद उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको जहाज़ चाहिए, उसको कोई जजीरे के ऊपर शादी बेटे की करनी है, जो भी चाहिए, वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, उसको होता है कि सिर्फ तुम काम करो। और उसकी वजह थी कि 3 ब्रांचेस थी BCCI बैंक की, और HBL की 1700 ब्रांचेस से ज़्यादा रेवेन्यू था उसके पास। अच्छा हैदर भाई, आपने ना बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, इसका ना जो एक पहलू है ना वो ये भी है, मैं आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकल उससे समझाता हूँ। देखें, आपके जो बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? कस्टमर से। किस कस्टमर से आ रहा है? उस कस्टमर से जो कि कस्टमर आपसे खुश है, हैप्पी है। हैप्पी कस्टमर स्पेंड मोर। अगर नॉर्मल कस्टमर होते हैं जो आपसे हैप्पी नहीं है या थोड़ा सा न्यूट्रल है, वो कम स्पेंड करता है। अब हैप्पी कस्टमर्स कौन क्रिएट करते हैं? आपके एम्प्लॉयज़। अगर वो एम्प्लॉई जो आपसे नाराज़ है, क्या वो हैप्पी कस्टमर क्रिएट कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो ये पूरा ना एक साइकिल है कि आप अपने एम्प्लॉई को खुश रखेंगे तो वो आपके कस्टमर को खुश रखेगा, अगर आपका कस्टमर खुश होगा तो वो आपके साथ ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा। तो ये एक पूरा सर्कल है। बहुत सी ऐसी हमारे सामने ना एग्जांपल्स हैं। एक मैं अक्सर आपसे भी बात हो रही होती है तो मैं उनसे भी शेयर करता हूँ टीम के साथ एग्जैक्ट की एग्जांपल। मतलब कि अब वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे, उसको एक साइड पे रखते हैं। शुएब शेख, मतलब कि अच्छा वहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ का किस तरह ख्याल रखते थे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि वहाँ पे ना एक दफ़ा मेरे पास ना जो चाय लेके आते हैं ना ऑफिस, वो आया बंदा, कहता है सर ये ना मेरे मोबाइल के अंदर ये कोई इशू हो गया, ये देखें मसला। मैंने उसको देख के सही करने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया।
तो वो मुझे कहता है सर ये तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में है और आपसे ये काम नहीं हो रहा। मैंने उसका परसेप्शन सोचा, मैंने कहा यार ये एक आम पियन है और इसका परसेप्शन ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, भले वो कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया पता है, जो मुझे मेडिकल मिलता था ना, उस कंपनी के जो खाकरोब था, जो सफाई करने वाला था ना, उसको भी वही मेडिकल मिलता था, उसके पेरेंट्स को भी मेडिकल मिलता था, उसका सुबह शाम दोपहर जितने वक्त का भी है ना खाना फ्री था। मतलब अगर एक बंदे का आप इतना ख्याल रख रहे हैं तो वो तो आपको यही समझे ना यार दुनिया में इससे अच्छी कंपनी दूसरी नहीं है। वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती थी, कोई किसी किस्म का ना कोई दो नंबरी कुछ नहीं, तो वो यार फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल की। तो क्यों आप नहीं आप देखें वो अगर भाई किसी और आपको को तो चूना लगा रहे हैं। आपको तो मुझे पता है यार, जब हम अपने कैरियर आगाज के कराची जाके यार वो जो हम गुजरते थे ख़याबाने इत्तेहाद से, हाँ खैबाने थे भाई वो गाड़ियां देख के हम परेशान। उन्होंने ऑल्टो 3 प्लाजे लिए हुए थे, ठीक है, और वो 3 ठीक है 1000 गज के प्लॉट से, और वो सिर्फ पार्किंग थे। एक स्टाफ है जिसको ब्रांड न्यू ऑल्टो मिली हुई है, एक स्टाफ है जो कि ऑल्टो की ऑल्टो खड़ी हुई है, एक अगला Corolla की प्लॉट है Corolla। वो क्रोला है, और अगला जो प्लॉट है वो मर्सिडीज ही है, कोई बड़ी गाड़ी थी, ठीक है। वो हर बंदे को वहाँ पे गाड़ी दी हुई थी उन्होंने। सर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए ना, तो कभी भी हमें कहीं पे ये नहीं हुक्म मिलता कि आप जोड़ लो, जमा कर लो, उसका ढेर लगा लो। हमेशा किसी भी को भी देखे ना तो यही तरकीब है बांटने की। जब भी देखी जाए बात यही की गई कि इतने गुना मिलेगा, इतना करना है, मतलब कुछ भी किसी भी एंगल से देख लें बांटने की बात है। और आप देखिए जो बांटने से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, सुकून मिलता है, वो जोड़ने से नहीं मिलता। जोड़ने से लोगों को लगता है कि सुकून है, लेकिन जब कभी वो बांटने वाला सुकून हासिल करेंगे ना, फिर उन्हें फील होता है कि जो बांटने वाला सुकून है ना, ये ज्यादा बड़ा सुकून है। सर अली भाई जिस दिन हमारा सेट ये समझ गया ना वो साइकिल को कि यार हैप्पी कस्टमर कौन क्रिएट कर रहा है, मेरा हैप्पी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय करें। अगर आपने एम्प्लॉय को अनसेटिस्फाइड छोड़ा हुआ है, अगर आपका एक दुकान है उसका सेल्समैन है वो मुंह फुला के बैठा हुआ है कि उसके पीछे सैलरी में तो 500 रुपये कट गए, तो क्या आगे वो अच्छी सेल कर पाएगा? क्या वो उस तरीके से आगे किसी को बेच देगा? सिर्फ आपने क्या किया कि उसके 500 काट दिए ना, हो सकता है कि उसी महीने में आपका ना 5000 का 10,000 का नुकसान हो जाए। इस वजह से नहीं कि कोई आग लग जाएगी या कोई मसला हो जाएगा, नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उसका मूड ख़राब है 8-10 दिन 15 दिन जितने दिन, क्योंकि हो सकता है कि 500 रुपये किसी के लिए बहुत छोटी रकम हो, लेकिन वो बंदा जो वहाँ पे खड़ा हुआ काम करे ना, जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये या 40,000 रुपये, 500 रुपये उसकी सैलरी का कोई 10-15% बनता है। तो यार आपने जब इतने सारे पैसे एक बंदे के काट लिए ना, तो वो हफ्ता 10 दिन शौक में रहता है। जब तक वो शौक में रहेगा वो आपके लिए सही से काम ही नहीं कर पाएगा। अच्छा ये तो बात होगी ना कंपनीज की। यार स्टार्टअप्स आपकी हम बात, हर बंदा अपनी कंपनी का सेट है, लेकिन आप जहाँ अगर कहीं फंसे हुए ना तो सोचें कहीं पे कहीं कोई गलती ऐसी तो नहीं हो रही कि कहीं किसी एम्प्लॉय का दिल दुखा हुआ है, किसी को बांटा नहीं जा रहा, हम रख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं यार ये मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। ये यार हर इंसान का ना एक रिस्क है, कि आप बात याद रखिएगा। अगर आपको ये लगता है ना कि एम्प्लॉय जो है मेरी एक कॉस्ट है, हर एम्प्लॉय का एक रिस्क है। आपकी कंपनी के साथ या आपके इदारे के साथ जब वो जुड़ा हुआ है ना, तो वो अपना रिस्क लेके आ रहा है। वो रिस्क आपको ये है कि आप सिर्फ वसीला बने हुए हैं उस तक पहुंचाने को। जिस टाइम वो निकल गया ना उससे, तो वो रिस्क आपके पास से ख़त्म हो जाएगा, वो फिर किसी और के पास चला जाएगा। ये तो बात होगी एक एम्प्लॉय परस्पेक्टिव। कस्टमर दो किस्म के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के लिए क्या है, देखें बहुत से इवन आप कहते हैं यार मेरी तो कंपनी बहुत छोटी है, मैं क्या कर लूँगा, मेरी तो स्टार्टअप है, मैं तो एक छोटा सा ब्रांड ला रहा हूँ। यार रेडी वाला है ना, वहाँ पे एग्जांपल है कि एक बंदा था, उसके पास उस रेडी से रश ख़त्म ही नहीं हो रहा। किसी ने पूछा भाई तू क्या करता है, कहता है यार मेरा दर्जन 13 का है, मेरा दर्जन 12 का नहीं है। मीन्स कि मैं एक एक्स्ट्रा डालता हूँ। जब दर्जन कोई लेने आता है ना, तो मैं 12 के बजाय 13 देता हूँ, एक अल्लाह की राह में देता हूँ, मेरा रश ही ख़त्म नहीं होता। ठीक है, आप मार्केटिंग पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं, एंड्रोमेडा पे पैसा लगा रहे हैं, वही अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर लगाएं, आप एक्स्ट्रा बांटें। रमज़ान एक स्पेशल ऐसा महीना है, एक दफ़ा दिल खोल के बांटे, फ्री डिलीवरी कर दें। अच्छा इसकी जो जिस तरह हमारे पास लास्ट बैठक सीरीज में आए थे वो ज़ैद अतर वाले, हाँ एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है। मतलब एक वो बंदा है जिसको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल फील्ड का पता ही नहीं है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले रहा है, और 50 बंदों की उसने टीम रखी हुई है, और इतने सब लोगों का वो रिस्क चला रहा है, और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो इसी बेस के ऊपर वो काम कर रहा है। एक ये चीज़ बांटें, और दूसरा रिटर्न एक्सेप्ट करें, जायज़ रिटर्न एक्सेप्ट करें। चेज वैल्यू एक इदारा है, अगर आप देखें वहाँ पे एक बाकायदा सेक्शन है रिटर्न का। आए नहीं समझ आ रही रिटर्न करें। ELO की एग्जांपल लें, 30 डेज मनी बैक गारंटी। ठीक है, इस तरह बेतहाशा वो है यार, इनका कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा। आप उठा के देख लें, जाके चेक कर लें, हर वक्त चेज वैल्यू चेज अप आपको खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। आखिरी बात, आखिरी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। यार मैं क्या कर सकता हूँ, यार आप 10 रुपये भी अगर कम कर सकते हैं ना, सिर्फ रमज़ान में खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, आप अपने पास बरकतें पड़ती हुई देखेंगे। आप सिर्फ 10 रुपये, मतलब 10 रुपये क्या अमाउंट है, आप कहें भाई ये 10 रुपये मैंने रमज़ान में कम किए। तो रमज़ान की ये जो आज डिस्कशन हुई है, सबसे पहले हमने डिस्कशन की कि रमज़ान में
कम नहीं होता, बढ़ता है। फिर हमने डिस्कशन की कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, उनके प्रोडक्ट की तरफ काम करें। लोग सिर्फ रमज़ान में वो प्रोडक्ट उठा के पूरे साल का रेवेन्यू निकाल जाते हैं। तीसरी हमने बात की कंटेंट स्पेशल बनाए रमज़ान स्पेसिफिक और देखें कि कौन सा पीक टाइम है, कौन सा पीक टाइम नहीं है। फिर हमने बात की फेसबुक, मेटा, गूगल, इसका कंपैरिजन, किसका एल्गोरिदम कैसा है, फ्यूचर किसका होने वाला है, उस पर आज से आप काम करें। और फोर्थ हमने बात की गिव अवे। रमज़ान में स्पेशल गिव अवे रखें, ज़रूर रखें अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉय दो किस्म के होते हैं, अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमर दो किस्म के होते हैं। कि होता है इंटरनल कस्टमर, होता है एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल होता है एम्प्लॉय, एक्सटर्नल होता है आपका कस्टमर जो कि आके आप पे ख़रीद रहा है। आप इनको कुछ ना कुछ बांट के रमज़ान में देखें, बरकतें आपके कारोबार में आएंगी और आप महसूस करेंगे कि चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। एक और रिक्वेस्ट है उन लोगों से, या जो भी हैं खुद समझ जाएंगे, या कि जिन्होंने दूसरों के पैसे रोके हुए हैं। आप बहुत से लोग होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं यार, क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो। आपने अगर आज देख लें, अगर आपने किसी के कोई हक हलाल के थोड़े से भी 1 रुपया भी है ना, अगर आपने रोका हुआ है, तो आप यकीन करें, भले आप फिर बांट भी देंगे ना, तो वो जो बरकतें आपने लेनी है ना, आप भले बांटें ना, जिसका जायज़ हक बना हुआ है ना। मतलब ये तो इस्लाम में भी है ना कि यार पसीना जायज़ सूखने हक से दे पहले दें उसकी जो है वो अपनी मजदूरी दे दें, तो यार उसके जायज़ पैसे ना। अब एक बहुत ये वो है कि भाई सेठ साहब जो है ना उम्रे पे गए हुए हैं, पीछे जो एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी 10 दिन लेट आई है। जंगीर बैंक तेरी अकाउंट बढ़ा साथ देंगे लेके सैलरी गए यार, हुए। जंगीर ना इतना दिल पे लेते नहीं मैं क्योंकि ये पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जहांगीर के सेठ बुरा नहीं होता, ये जो उसके चमचे आसपास होते हैं ना, सर जी एंज नहीं एंज कर दो, वो शायद उसको ज्यादा पंप करते हैं। वो जो चमचे उसने इर्द गिर्द रखे होते हैं ऐसे ना, गंदे employees चमचे जो कि- नहीं सर, चमचे जो उसने इर्द गिर्द रखे होते हैं ना, वो उसने अपनी मर्जी की रखे हुए होते हैं। आपको नहीं रखते वो इर्द गिर्द। वो जो बंदा होता है ना, वो वैसे बंदे अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लेता है, उसको वैसे ही चाहिए होते हैं। कहते हैं ना, बादशाह से ज़्यादा बादशाह को जो वजीर होता है ना, वो खतरनाक होता है। तो ये अदर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। वो उसके जो सेठ के कान, आँख, नाक, कान होते हैं ना, वो आगे पीछे जो उसके सारे लोग हैं, वो सर कोई मसला नहीं है जी, हम शाह से ज़्यादा, शाह का ज़्यादा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वफादार बनता है। लेकिन वो जो आपने पहले बात की थी, तुमने ये सोचना है कि 10 लाख आएगा कहाँ से, वो उनमें से होते हैं ना। उन्होंने यही बताना होता है कि अगर आपने इनको सैलरी दी तो फिर मेरे कहाँ से आएंगे। वो बताते हैं इनके काटो, मेरे पूरे करो। मुझे देना जरूरी है। अच्छा वैसे जहांगीर ने जब बात की ना, मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा आया फिर कुरियर में पॉइंट। ओ भाई जंगीर बात कर रहे हैं। कोरियर का साहब हमें बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी रिसेंट हमने किया था, हमारे 14% रिटर्न्स थे, हमने एक स्ट्रेटेजी इख्तियार किया, 7% हो गया। अच्छा। हमने कोरियर्स का ग्रुप बनाया, जितने ऑर्डर्स हमारे जा रहे हैं हमने एचआर बढ़ाया अपना, और एचआर को कहा कि तुमने सिर्फ कोरियर वाले के पीछे रहना है, वो कहाँ है, किधर है, उसको पूछना तुम किधर हो, उसका फोन नंबर लेते हैं और एंड तक जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं ना करता तब तक उसके पीछे है। पिछले महीने 14% थे, इस महीने 7% है। अच्छा, 7% हमने कंट्रोल किया है सिर्फ कोरियर के पीछे चढ़ के। मैं ये बात जो थी ना, ये कोरियर वालों के लिए भी थी। वो कोरियर वाले जिन्होंने ब्रांड्स के पैसे रोके हुए होते हैं, चाहे बड़ा ब्रांड है छोटा ब्रांड है, ये वो टाइम है जब कैश फ्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब हो सकता है कि किसी छोटे बिजनेस ने ना आपके आने वाले पैसों से किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, उसने ईद की शॉपिंग करनी है, कोई बड़ा ब्रांड है उसने आगे एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, तो कोरियर वालों को भी ये नसीहत, मतलब दबे अल्फाज में। देखो आपकी सेल बढ़ रही है, तो आप Manufacturer नया को भी। और माल खरीदने की कोशिश करोगे कि यार मैं स्टॉक आउट ही होने दूं, मैं और से ज़्यादा तो वैसे peak time है। आएंगे तो मुझे मैं समझ आती है सर्कुलेशन कि चलाऊंगा। देखिए जब वो जो 2-4 दफा का टाइम, मतलब 2-4 दिन का, हफ्ते का जो टाइम देते हैं, उसके बाद रोकने की वजह क्या है उनके पास? यार, बता सकते मैं हैं क्या आपको- वजह है? ये वजह मैं रोका हुआ है? ये कैमरे बेशर्मी है, की बात हरदर्मी है, बताऊंगा। बेगैरती है। और सीरियसली मैं कहता हूँ यार, अल्लाह ताला ना आबाद रखे उन सेठों को भी। अल्लाह का शुक्र है हम जहाँ काम करते हैं ना, जो डेट डिसाइड है उस डेट पे सैलरी आ जाती है। हमें कभी सैलरी के पीछे शुक्र अल्लाह का नहीं भागना पड़ा। अल्लाह मतलब दिल से दुआ निकलती है यार कि आबाद रखे यार ऐसे सेठों को भी, और दूर रखे बुरे बुरे लोगों से कि वो उनके कान भरे और कहे सर जी। नहीं असल में वो देखें, वो सेठ भी अच्छा है और उसके आसपास जो वजीर है ना वो भी अच्छे हैं। सर ये तो सेट पे ये- डिपेंड करता है कि वजीर कैसे सेलेक्ट अच्छा करते हैं। बात आपने की कि क्यों रखते हैं, यकीन माने मैं आपको बताऊं, असल में ना कोरियर डिज़ाइन हुआ हुआ है नॉन ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए, बड़े जाइंट्स के लिए। आपकी ना फार्मास्यूटिकल सबसे बड़ा क्लाइंट, बैंकिंग सबसे बड़े क्लाइंट। अब इनकी जो पेमेंट साइकिल होते हैं ना, ये होते हैं 2 महीने 3 महीने बाद के। एक तो रेट बहुत कम होते हैं, कैन यू इमेजिन कितने रुपए पे डिलीवरी होगी कराची से लेके लेट्स सपोज मंडी बाउद्दीन तक? 100 रुपए की 17 रुपए की। अब वो 17 रुपए, अच्छा उसमें भी मार्जिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, बड़े कंटेनर वो, लेकिन यार वो जो पेमेंट आनी है ना, वो आनी है ऐसे टाइम पे कि उस सर्कल को चलाने के लिए वो ट्रेले का पेट्रोल ये वो उनके पास पैसा नहीं होता। वो कहाँ से फिर इनपुट होता है? वो इन पैसों से होता है। ठीक है, तो ये जो कैश फ्लो का सर्कल है जिसमें फंसे हुए हैं उन बड़े जाइंट क्लाइंट्स की वजह से, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम डिजाइन उनके लिए हुआ है, वो उनके वली वारिस हैं, उनकी करोड़ों अरबों में इनवॉइसेज हैं, आप तो छोटे छोटे हो। ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे मारे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपका पैसा उस सर्कल के लिए यूटिलाइज ये का फेवरेट टॉपिक आ गया उसका भाई का। आपके जो पैसे हैं ना उससे सैलरी ही दी जा रही है,
लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ की नहीं, कोरियर के एम्प्लॉयज़ की। तो 34 रुपये 17 रुपये ये रेट है जनाब डिलीवरी का। तो आप खुद बताएं कि वो कैसे अच्छा ये नहीं है वो टाइम पे नहीं, वो भी टाइम पे नहीं देते ना यार। आप इमेजिन करोगे एक वक्त में एक कुरियर में जब मैं था तो उसका 1.5 महीने उन्होंने कहा 1 रुपये की सेल नहीं करनी। कैन यू इमेजिन, आपको टारगेट मिला आपने 1 रुपये की सेल नहीं करनी, उन्होंने कहा 1.5 महीने सिर्फ रिकवरी करो। 2 अरब रुपए मार्केट के अंदर फंसा हुआ था, यानी सेल कर दी है रिकवरी नहीं की और वो बैंकरप्ट हो रहे थे। तो ये मसला है असल में, इसलिए फंसते हैं सर। कोई कोरियर अभी मैं कहूँगा एक छोटे मोटे जो अच्छी सर्विस दे रहे हैं वो कहीं ना किसी हद तक अलाइंड हो गए। कोई कोरियर ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ ई कॉमर्स स्पेसिफिक हो, जो सिर्फ बना ई कॉमर्स। अगर कोई है जिस तरह अभी कुछ एक आध स्टार्ट हुए हैं अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड एरिया में वो है ही नहीं। वो हम उनको चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको चाह के भी यूज़ नहीं कर पा रहे। वो ई कॉमर्स स्पेसिफिक हैं, उन्होंने ई कॉमर्स पैसे यानी कैश फ्लो का मसला हल किया। उन्होंने आपके पैसे ही एक मतलब जिसने उसे पैसे देने वो बैंक ऐप बना दी। आप बजाय क्या उनसे पैसे मंगवा के रखो, उसी ऐप के थ्रू आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने ऐसी चीज़ें बना ली, वो कर रहे हैं काम, लेकिन वो लिमिटेड एरियाज़ में लिमिटेड जगहों पे यार मैं क्या बताऊँ, मतलब आप ऐसा एक एरिया है मुल्तान में जिस तरह लाहौर गुलबर्ग से बैरिया टाउन दूर है। तो बैरिया टाउन का ऑर्डर है, वो कहते हैं जी ये आउट ऑफ लाहौर है, हम डिलीवरी नहीं करते। अच्छा खासा बड़ा कुरियर। तो इमेजिन करें ये इस किस्म के चैलेंजेस हैं। खैर एक पूरी बैठक इसके ऊपर हो सकती है। भाई जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ी टेक्निकल बात सारी आपने वो शेयर किया गिव अवे को लेकर, और दोनों साइड की बात की, एम्प्लॉयर की भी और एम्प्लॉय की भी। असल मुद्दा है ना वो है कस्टमर्स का। ठीक है ना, आपने कस्टमर्स को गिव अवेज देने हैं, और वो स्पेसिफिकली आप रमज़ान की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि यार अगर हम इंसान थोड़ा समझने में देर लगाते हैं, लेकिन आसान बात अगर मैं कहूँ समझने के लिए, तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ना एक ही चीज़ है, वो है इमोशंस। अगर आप इमोशंस को हिट कर रहे हैं ना, ये बिहेवियर मशीनों को समझ आ गई है, बिहेवियर्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे इमोशंस ही हैं, उन्हीं के ऊपर वो काम करते हैं। हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अभी तक इमोशंस पे काम ही नहीं कर रहे। जब आप किसी को गिव अवे देंगे, आप उसके इमोशन को हिट कर रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी, वो दुआ भी देगा, अच्छी चीज़ मिल गई तो वाह। नहीं इमोशंस पे हम काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं आजकल बड़ा मंदा है, मैं नहीं दे सकता कि मंदी में ये इमोशंस ही है। सही यार फ़हीम भाई आपके पास है ना, आज मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था, चांद तारा के ऑनर है वसीम साहब। तो वो अपनी ऐसी स्टोरी एक सुना रहे थे, कहते हैं कि यार मैं अपनी एक ब्रांच है वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक खातून आई और वो कुछ चीज़ें देख रही, मैंने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, और फिर डिस्कशन हुई। उसने बोला कि जी मुझे ये सारा माल ना कराची पहुँचाना है। वो कोविड का टाइम था जहाँ पे कुरियर वगैरह भी इतने को एफिशिएंट काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। नेक्स्ट डे कहते मैंने कराची जाना था। ठीक है, उनको मैंने बोला कि जी आपका सामान अगले दिन पहुँच जाएगा, फिक्र नहीं करें, आप चीज़ें लें। कहते हैं और उसने कोई 80-90 हज़ार की शॉपिंग, अब शॉप में जाके जहाँ पे 1000, 1200, 2000 की एक चीज़ होती है, वहाँ पे 80-90 हज़ार की शॉपिंग हो रही है। कहते हैं सारा माल मैंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला। अगले दिन मैंने कराची जाना था, मैं कराची सामान लेके गया, इनका नंबर लिया, अगले का नंबर लिया, उनको माल डिलीवर किया, इनको वीडियो बना के दी। कोविड के बाद से अभी तक रेगुलर कस्टमर है वो। ठीक है, तो वो इमोशन वाली जो बात आप कर रहे हैं ना सर, वो किसी ना किसी हद तक हो रही हैं चीज़ें, बट एज अ बिज़नेस नॉर्म वो यूज़ नहीं हो रही है। कि यार जैसे हैदर भाई ने बात की कि यार आप रमज़ान में आके आप फ्री डिलीवरी कर दो, ठीक है, या आप उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दो। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज़ आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, यार जो गोरा काम कर रहे हैं ना यार, वो इमोशंस के ऊपर काम नहीं कर रहा, उसके बिज़नेस में इमोशंस नहीं होते। ठीक है, अब जिस तरह एक मेरे साथ गोरा था ना, वो शुरू की बात है, अब जो भी मुझे काम कर रहा है इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो उसने मुझे एक बात जिसमें बोली, यार बिज़नेस में इंशाल्लाह माशाल्लाह नहीं होता, या तो होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब वो गोरे की अपनी एक मेंटेलिटी होती है। अब उसने अगर रमज़ान पे या क्रिसमस पे या किसी भी इवेंट के ऊपर डिस्काउंट देना है तो अपने बिज़नेस का लॉस नहीं करेगा। ठीक है, उसके अपने प्रॉफिट मार्जिन हैं, PNL है, अपने खर्चे और बाकी चीज़ें वो प्लान करेगा कि यार ये चीज़ है, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 करके बेचना है 3 महीने, उस 3 महीने बाद मैं इसके ऊपर इतना डिस्काउंट डाल दूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1.5 के ऊपर इसको बेच रहा हूँ, अपने प्रॉफिट पे ही बेच रहा हूँ। ठीक है, या इसका मैं प्रॉफिट पहले वो कमा लूँगा, उसके बाद डिस्काउंट पे या ब्रेक इवन के ऊपर मैं इसको प्रोडक्ट को बेच दूँगा। ठीक है, तो उसने पहले से चीज़ें अपनी प्लान की होती है। तो हमारे बिज़नेस में प्लानिंग की भी कमी है। ठीक है, हम लोग 3 साल का या 5 साल का किसी भी ब्रांड में मैंने आज तक वो नहीं देखा यार ये 3 साल बाद हमने ये नंबर अचीव करना है और ये इसका रास्ता है, इस महीने इतना करेंगे, अगले महीने इतना करेंगे, इस साल का ये हमारी क्लोजिंग होगी, अगले साल की वो होगी। ज़्यादातर ब्रांड्स क्या चल रहे हैं यार, इस महीने हमारा क्या होगा, वो इस महीने से या इस हफ्ते से या हर रोज़ की सेल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, टंग टपाओ पॉलिसी चला रहे हैं। हाँ ठीक है, अब वो प्लग एंड प्ले है ना कि जहाँ पे चल गई वहाँ पे चल गई, जहाँ पे ना चली वहाँ पे यार फिर बिजनेस ही प्लानिंग का बताऊँ। मेरे कस्टमर है SEO के, उन्होंने ना एक फार्म हाउस बनाया, मतलब उधर उन्होंने मिनिएचर काऊ और मिनिएचर डोंकी रखे हैं। अब वो बहुत छोटे छोटे, उन्होंने 3 साल में थोड़ा सा बड़े होना है, तो वो अपनी वेबसाइट, उन्होंने वेबसाइट बनवाई है, उसका SEO करवा रहे हैं। मुझे कहते हैं कि मुझे इसके रिजल्ट 3 साल बाद चाहिए।
ठीक है, उनकी प्लानिंग है ना। अब देख हाँ, ये 3 उस साल चीज़ पे बाद सोच मैंने है इनको कि यार बेचना वो करना 3 है। साल में जब तक उसका वो वेबसाइट या वो चीजें इतनी मेच्योर हो चुकी होंगी तब उसका प्रोडक्ट भी रेडी होगा। उसके प्रोडक्ट भी रेडी होगा तो वो कहता है कमाल आदमी है SEO भाई, करो, पहला बंदा मिला कि ना 3 साल बाद रिजल्ट देना काम है भी साल कर इसका लो। काम करो, Very लेकिन good. 3 साल बाद रैंकिंग में आनी कि चाहिए। यार हाँ, ये बाकी सही कह रहे हैं, वरना मोस्टली तो जो अब उस्ताद 3 साल तक मैं वही तो बता रहा ना, यहाँ पे तो लोग आते हैं वो Salary कहते हैं तो यार होगी। ये मेरे पास वो 5 लाख या 10 लाख है, बड़ी हार्ड अर्न मनी है, तो ये सारा आपके ही हाथ में। आप प्लान भी आपने कर रहा है, बजटिंग भी आपने कर रही है, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आपने करी है, बिजनेस चलाना भी आपने। अल्लाह ऐसे लोगों को और 3 साल बाद रिजल्ट मांगा, 3 साल बाद कह रहे हैं सर सॉरी नहीं आया। मेरा कल परसों ना मैं एक सेठ के साथ बैठा हुआ था। सेठ नहीं था खैर, वो बस सेठ नुमा ही था। पैसा उसके पास बाबा था, तो उसने अपने को बिजनेस प्लान शेयर किए, ये चीज़ें शेयर की, वो चीज़ें शेयर की। मैंने अगर अपनी दुआ किया अगर अल्लाह मुझे पैसे दे दें, थोड़ी अकल भी दे दे कि अपने उस पैसे को वो यूज़ कैसे करे। ठीक है, वो वही बात कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मुझे बताओ जी मैं ऐसे क्या धंधा करूँ और इसको कैसे बढ़ाऊँ और क्या चीज़ें करूँ। तो आपकी अपनी प्लानिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यार आप अपनी चीज़ों को कैसे लेके जा रहे हो। जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल है यार, वो 3 साल बाद का सोच रहा है। जब उसकी चीज़ें भी मिच्योर हो जाएंगी, उसकी मार्केटिंग, उसकी SEO वेबसाइट, एवरीथिंग इज़ वेल मिच्योर, उसका प्रोडक्ट भी तब तक रेडी होगा। ठीक है, अब वो 3 साल तक पहले अपने वो जानवरों को तैयार करे, फिर अगले 3 साल और लगाए। तो मेरा भी इस हवाले से जो ना सोनिक्स के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जो है ना उनको मतलब वो कह रहे थे कि हमने 70 साल में ना कभी मार्केटिंग नहीं की, हमारा प्रोडक्ट चलता है, मार्केट में नाम चल रहा है, ये पहले बंदे हो कि आगे तुमने हमसे पैसे निकलवाए हैं। और वो भी मैंने सेल्स एंड्स के ऊपर बात की ना, कभी आपको सेलें मिलेंगी। अब वो उनका ट्रस्ट इस तरह से बिल्ड हुआ है कि मैंने बड़ी ईद के जो एड्स बनाने हैं ना, उनकी पेमेंट पहले ले ली हुई है, वो ले लिए, पैसे ले लिए। और अब इतना है कि मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ना ये कुछ मिलियंस जो है ना सवाबदीदी फंड्स की मद में इशू करते हैं। वो कहते हैं सर ले लें, देख लें जो करना है आपने। तो वो मतलब कुछ ब्रांड्स के ऊपर मतलब इस तरह से भी हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ा मजा आ रहा है उनके साथ काम करने का। आज के एपिसोड में आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। यकीन मैंने क्या टाइम हो गया जी, 12:30 बज रहे हैं। यार, लगता है 2-2.5 घंटे सॉरी की हो गई है। 1 बज गया है रात का, फिर शहरी में भी जाना है। आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम लोग आए हैं और इन लोगों की बहुत बहुत प्यार के गुजरांवाला से आए हैं। उमर भाई भी कोई गुजरांवाला से कम नहीं, वो जितने से आए हैं ना। मैं फ़हीम रज़ा को लेके फ़हीम रज़ा को लेके आए हैं जी। फ़हीम भाई थैंक यू सो मच, आपने बैठक को रौनक बख्शी। और यार अगर कुछ आप लोगों से चाहते हैं ना तो वो है आपके कमेंट्स में प्यार। वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके कमेंट्स दे रहे हैं। यकीन मैंने 10 दफ़ा हम पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं, कहीं अपनी पोस्टों पे लगाते हैं, अपने घर वालों तक को दिखाते हैं जो अक्सर कहते हैं यार किधर जा रहे हो, हमें भी टाइम दे दिया करो। तो उनको दिखाते हैं यार ये देखें इन लोगों के लिए जा रहे हैं। निहारी यार प्लीज़, वो तुम ना, मैंने तो कमेंट बार बार पढ़ा कि शायद निहारी के साथ बैठ के वो कहता है जी मैं शायद निहारी के साथ वाले जो बार्बर शॉप थी ना, हम बाल कटवाने जाते थे, कहता वहाँ बैठा हुआ आपकी वीडियो देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार प्लीज़ शायद निहारी को ज़रूर जाके बता के उसकी जो है ना हम ये करें, वीडियो में जिक्र हुआ है। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग इस तरह ही प्यार बांटते रहें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल है। अक्सर आप लोग ना हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जी, हमें कॉल पर बताएं ये बातें ये बातें ये बातें। यार किस किस को बताएं भाई, हम भी इंसान है, एक काम करें आप कमेंट्स में सवाल लिख दिया करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको, हमने एक सेशन ही पूरा क्वेश्चन आंसर्स का रखा हुआ है, लेकिन सवाल आप वहाँ नहीं पूछते, कमेंट आप नहीं करते। कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पूरा एक पिछला हफ्ता वीडियो नहीं बनी। लेकिन आज हम ये बैठ के बना रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आएंगे, हमें और हौसला मिलेगा, हम और ज़्यादा कंटेंट लेके आएंगे। इस बैठक से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।